नमस्कार, संस्कृति आईएएस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज के करंट अफेयर्स के इस एपिसोड में पिछले कुछ समय से पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी के जो टॉपिक्स खबरों में रहे हैं उनकी चर्चा करेंगे। पहला है COP30 वेलेम और वैश्विक जलवायु वित्त, अमेजन, COP एवं TFF। ये जो टॉपिक है ये कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज COP30 UNFCCC का यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। UNFCCC का जो हर साल एक सम्मेलन होता है, वार्षिक सम्मेलन होता है, उसका जो 30वां सम्मेलन था, COP का मतलब हो गया कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, पक्षकारों का सम्मेलन। ये जो 30वां सम्मेलन था ये ब्राजील देश के एक राज्य, पारा राज्य है, उसकी राजधानी वेलेम में आयोजित किया गया था, उसके बारे में है। और ये आयोजित किया गया था नवंबर 2025 में। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है। इसके जो मुख्य पॉइंट्स थे उनको समझ लीजिए। COP30 संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क कन्वेंशन UNFCCC यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज के अंतर्गत एक निर्णायक सम्मेलन है। हर साल होता है, वार्षिक सम्मेलन होता है। इसी वार्षिक सम्मेलन को कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज कहा जाता है, पक्षकारों का सम्मेलन कहा जाता है। शॉर्ट फॉर्म में उसको COP लिख दिया जाता है। तो ये जो 30वां सम्मेलन हुआ है ये ब्राजील के पारा राज्य की राजधानी बेलेम में आयोजित किया गया है। ये एक निर्णायक सम्मेलन है जो पेरिस समझौते के 10 वर्ष पूर्ण होने पर आयोजित किया गया। इसका मुख्य केंद्र वेलेम पॉलिटिकल पैकेज और ट्रॉपिकल फॉरेस्ट फॉरएवर फैसिलिटी जैसे नए वित्तीय उपकरणों के माध्यम से जलवायु वित्त की कमी को दूर करना है। ये जो COP ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, पक्षकारों के सम्मेलन जो आयोजित किए जाते हैं UNFCCC के अंतर्गत, उनमें वैश्विक जलवायु परिवर्तन को नियंत्रित करने के लिए किए जा रहे उपायों पर चर्चा की जाती है। तो ये जो सम्मेलन हुआ है इसमें दो चीज़ें मुख्य रूप से निकल कर आई हैं। एक है वेलेम पॉलिटिकल पैकेज और दूसरा है ट्रॉपिकल फॉरेस्ट फॉरएवर फैसिलिटी। इनके बारे में समझ लीजिए कि ये क्या है। पहला है बेलेम पॉलिटिकल पैकेज। ये कोई एकल संधि नहीं है बल्कि जलवायु परिवर्तन कार्रवाई को गति देने के लिए तैयार किया गया एक समग्र ब्लूप्रिंट है, एक फ्रेमवर्क है। अब इसमें क्या क्या ध्यान दिया गया है, किन किन चीज़ों पर। पहला है NDCs 3.0 का विस्तार। NDCs का मतलब होता है नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशंस। जलवायु परिवर्तन को नियंत्रित करने के लिए विभिन्न देशों द्वारा किए जा रहे उपायों को शामिल किया जाता है NDCs में। तो इस बेलेम पॉलिटिकल पैकेज के अंतर्गत NDCs 3.0 का विस्तार किया गया है। जो फर्स्ट NDCs थे उनको 2015 में लागू किया गया था। जो NDCs 2.0 थे उनको 2022 में अपनाया गया था और जो NDCs 3.0 हैं इनको इस बेलेम पॉलिटिकल पैकेज के अंतर्गत अपनाया गया है। देशों से 1.5 डिग्री सेल्सियस के लक्ष्य के अनुरूप अधिक महत्वाकांक्षी राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन प्रस्तुत करने की मांग की गई है और भारत ने इस सम्मेलन के अनुरूप NDCs 3.0 को मार्च 2026 में अडॉप्ट भी कर लिया है। इसके बारे में हम लोग और अगले टॉपिक में डिटेल में पढ़ेंगे। दूसरा है ग्लोबल मुतिराव। ये ब्राजीलियन एक वर्ड है, मुतिराव। ग्लोबल मुतिराव ब्राजीलियाई संस्कृति से प्रेरित। इस शब्द का अर्थ है सामूहिक सहयोगात्मक प्रयास, कलेक्टिव कोऑपरेटिव एफर्ट। इस मुतिराव वर्ड का मतलब हो गया सामूहिक सहयोगात्मक प्रयास। ये विकसित और विकासशील देशों के बीच विश्वास की कमी को पाटने का एक कूटनीतिक प्रयास है। विकसित देश और विकासशील देश मिलकर जलवायु परिवर्तन को नियंत्रित करने का प्रयास करेंगे। अगला है जैव अर्थव्यवस्था, बायो इकोनॉमी। पैकेज में वनों को काटे बिना उनसे आर्थिक मूल्य प्राप्त करने पर जोर दिया गया है। और इसके बाद अगला है उष्णकटिबंधीय वन सदैव के लिए सुविधा, TFF ट्रॉपिकल फॉरेस्ट फॉरएवर फैसिलिटी। जलवायु वित्त के इतिहास में सबसे क्रांतिकारी प्रस्तावों में से एक है। अब इसमें क्या क्या प्रावधान किए गए हैं। यह $125 बिलियन का एक संप्रभु धनकोष का इसमें प्रस्ताव किया गया है। इसमें विकसित देश और निजी क्षेत्र पूंजी जमा करेंगे और इस पूंजी को वैश्विक बाजारों में निवेश किया जाएगा और उस निवेश से जो ब्याज प्राप्त होगा उसको जलवायु परिवर्तन को नियंत्रित करने के लिए प्रयोग में लाया जाएगा। ये कॉन्सेप्ट लाया गया है। इसमें विकसित देश और निजी क्षेत्र पूंजी जमा करेंगे, इस पूंजी को वैश्विक बाजारों में निवेश किया जाएगा और उससे जो ब्याज प्राप्त होगा उसका उपयोग
उन 74 देशों को भुगतान करने के लिए किया जाएगा जो अपने उष्णकटिबंधीय वनों का संरक्षण कर रहे हैं। इसके अलावा ये परियोजना आधारित सहायता के बजाय संरक्षण आधारित भुगतान पर केंद्रित है। ये दो विशेष प्रावधान इस सम्मेलन के रहे हैं। पहला है बेलेम पॉलिटिकल पैकेज, जिसके अंतर्गत मुख्य रूप से 3 बिंदुओं पर ध्यान दिया गया है, और इसके अलावा अगला है TFFF, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट फॉरएवर फैसिलिटीज, जो कि $125 बिलियन का एक सॉवरेन वेल्थ फंड है। बहुपक्षीय प्रभाव क्या क्या हो सकते हैं? वैश्विक जलवायु नेतृत्व का झुकाव ग्लोबल नॉर्थ से ग्लोबल साउथ की ओर स्थानांतरित होना। आर्थिक प्रभाव क्या होगा? विकासशील देशों के लिए ऋण के जाल के बिना जलवायु अनुकूलन हेतु धन की उपलब्धता प्राप्त होगी। अगला है टिपिंग पॉइंट के करीब पहुंच चुके अमेजन वर्षा वन की रक्षा द्वारा वैश्विक कार्बन चक्र को संतुलित करना। टिपिंग पॉइंट का मतलब होता है एक लिमिट, थ्रेशोल्ड के करीब पहुंच जाना। टिपिंग पॉइंट के करीब पहुंच चुके का मतलब ये हो गया कि जो ब्राज़ील के वर्षा वन है, जो अमेजन के रेन फॉरेस्ट है, वे टिपिंग पॉइंट के करीब पहुंच चुके हैं कि अगर इससे भी ज़्यादा उन वर्षा वनों का विनाश होता है तो वे पूरी तरीके से विनाश होने की ओर अग्रसर हो जाएंगे। तो टिपिंग पॉइंट का मतलब हो गया कि एक लिमिट के करीब पहुंच चुके हैं, इसलिए उनको बनाए रखने के लिए, उनका अस्तित्व बनाए रखने के लिए उन वर्षा वनों का संरक्षण आवश्यक है। टिपिंग पॉइंट के करीब पहुंच चुके अमेजन वर्षा वन की रक्षा द्वारा वैश्विक कार्बन चक्र को संतुलित करना, ये कुछ मल्टी डायमेंशनल इंपैक्ट्स होंगे इस सम्मेलन के प्रमुख प्रावधानों के। और प्रारंभिक परीक्षा हेतु मुख्य अवधारणाएं, कुछ ऐसी चीज़ों की जानकारी मैंने अलग से ले ली है जो प्रारंभिक परीक्षा में जिनसे हो सकता है कोई प्रश्न पूछ लिया जाए। पहला है NCQG, न्यू कलेक्टिव क्वांटिफाइड गोल। पहले क्या किया गया था? $100 बिलियन के पुराने लक्ष्य के स्थान पर नया वित्तीय लक्ष्य। अब ये जो NCQG है, ये COP29 में, जो कि बाकू में, अजरबैजान की कैपिटल बाकू में सम्मेलन हुआ था, उसमें इनको अडॉप्ट किया गया था। तो पुराने जो प्रावधान थे उसके अंतर्गत $100 बिलियन का एक लक्ष्य घोषित किया गया था। ये जो नया लक्ष्य है, न्यू कलेक्टिव क्वांटिफाइड गोल, इसमें 5 साल के लिए प्रावधान किया गया है कि $300 बिलियन का एक लक्ष्य घोषित किया गया है कि प्रतिवर्ष $300 बिलियन का एक धन का एक कोष स्थापित किया जाएगा, जिससे कि जलवायु परिवर्तन को नियंत्रित किया जा सके। अगला है 1.5 डिग्री सेल्सियस का मिशन, COP28, 29, 30 की तिकड़ी द्वारा पेरिस लक्ष्य को जीवित रखने का साझा प्रयास। जो 2015 में पेरिस में सम्मेलन हुआ था, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी जो हुई थी, उसमें ये ध्यान रखा गया था कि जो जलवायु परिवर्तन है उसकी वजह से जो तापमान में वृद्धि हो रही है उसको 1.5 डिग्री सेल्सियस तक कम रखना है। तो उस 1.5 डिग्री के लक्ष्य को ही बार बार दोहराया जा रहा है और COP28, 29 और 30 में भी इसी पर ध्यान दिया जा रहा है। अगली है सोशियो बायोडाइवर्सिटी प्रोडक्ट्स, स्थानीय समुदायों द्वारा उत्पादित वस्तुएं जो वनों के संरक्षण के साथ आजीविका प्रदान करती हैं। हो सकता है कि प्रारंभिक परीक्षा में इनसे संबंधित कोई प्रश्न पूछ लिया जाए। अगली जानकारी है भारत का संवर्धित NDCs 3.0 2031 से 35 तक 5 सालों के लिए जो घोषित किया गया है, जो कि बेलेम पॉलिटिकल पैकेज के अंतर्गत COP30 में जिसको अपनाया गया है। तो उस बेलेम पैकेज के तहत घोषित NDCs 3.0 को अपनाने का एक निर्देश दिया गया है विभिन्न देशों के लिए। उसी सम्मेलन के उस प्रावधान के तहत भारत ने मार्च 2026 में NDCs 3.0 को अपनाया है। अब इसी के बारे में जानकारी दी गई है कि इसमें क्या क्या लक्ष्य रखे गए हैं। सारी बातें तो मैंने आपको बता दी हैं कि 2031 से 2035 की अवधि है, तो अपने तीसरे राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान NDCs की रूपरेखा प्रस्तुत की है और मार्च 2026 में इसको अपना भी लिया गया है। ये वैश्विक तापमान वृद्धि को 1.5 डिग्री तक सीमित करने के पेरिस समझौते के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु एक राष्ट्रीय ब्लूप्रिंट या फ्रेमवर्क है। NDCs 3.0 भारत की जलवायु परिवर्तन समन और अनुकूलन रणनीतियों का संवर्धित चरण है। इसका मूल दर्शन डीकपलिंग है, जिसका अर्थ है कि आर्थिक विकास की दर को बनाए रखते हुए कार्बन उत्सर्जन की तीव्रता को निरंतर कम करना, जिससे कि जलवायु परिवर्तन को नियंत्रित किया जा सके। ये भारत के विकसित भारत 2047 के लक्ष्य के साथ पूर्णतः संरेखित है। अब उत्सर्जन को रोकने के लिए इसमें क्या क्या उपाय किए जाने हैं? पहला है 47% उत्सर्जन तीव्रता कटौती, कि जो GDP है उस GDP की तुलना में 47% तक जो उत्सर्जन तीव्रता है उसको कम करना है। पहला
लक्ष्य है। तकनीकी गहराई, भारत ने 2005 के स्तर की तुलना में अपनी सकल घरेलू उत्पाद की उत्सर्जन तीव्रता को 47% तक कम करने का लक्ष्य निर्धारित किया है एनडीसीज 3.0 के अंतर्गत। ये पहला पॉइंट हो गया। इसका अर्थ है कि भारत अपनी आर्थिक गतिविधियों के प्रति इकाई मूल्य उत्पादन में उत्सर्जित होने वाली ग्रीन हाउस गैसों को लगभग आधा कर देगा। आधा कैसे करेगा? स्वच्छ ऊर्जा को अपनाकर। औद्योगिक सुधार करेगा। ये लक्ष्य भारी उद्योगों जैसे लोहा, इस्पात, सीमेंट में ऊर्जा दक्षता और एनर्जी ऑडिट के माध्यम से प्राप्त किया जाएगा। अगला है गैर जीवाश्म बिजली क्षमता को 60% तक प्राप्त करना, या नवीकरणीय ऊर्जा को कुल ऊर्जा का 60% तक लक्षित किया गया है। ऊर्जा मिश्रण का पुनर्गठन, 2035 तक कुल स्थापित क्षमता का 60% गैर जीवाश्मी स्रोतों या फिर नवीकरणीय ऊर्जा से प्राप्त करने का लक्ष्य एनडीसीज 3.0 के अंतर्गत निर्धारित किया गया है। यह लक्ष्य 500 गीगावाट के पिछले लक्ष्य से भी आगे बढ़कर लगभग 750 से 800 गीगावाट की स्वच्छ ऊर्जा क्षमता की मांग करता है। तो दूसरा पॉइंट ये हो गया कि जो नवीकरणीय ऊर्जा है, उस नवीकरणीय ऊर्जा का भाग भारत में खपत होने वाली कुल ऊर्जा का 60% तक किया जाएगा। ये एनडीसीज 3.0 का दूसरा मुख्य बिंदु हो गया। और इसके जो मल्टी डायमेंशनल इम्पैक्ट्स होंगे, प्रभाव होंगे, वे क्या क्या होंगे? हरित निवेश के लिए लगभग 2.5 ट्रिलियन के अवसर पैदा करेगा और जीवाश्म ईंधन आयात बिल को कम करेगा। ग्रीन जॉब्स का सृजन करेगा। ग्रीन जॉब्स का मतलब हो गया कि ऐसे रोजगार सृजित होंगे जिनसे पर्यावरण पर नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा। ग्रीन जॉब्स का सृजन होगा। ग्रामीण क्षेत्रों में विकेंद्रीकृत सौर ऊर्जा के माध्यम से ऊर्जा न्याय सुनिश्चित होगा और वायु गुणवत्ता में सुधार और पारिस्थितिकी तंत्र का पुनरुद्धार होगा। ये इस एनडीसीज 3.0 के बहुआयामी प्रभाव हो सकते हैं। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, उसकी चर्चा हम लोगों ने शुरू में ही कर ली थी कि जो आईएनडीसीज थे वो 2015 में पेरिस समझौते के तहत उनको शुरू किया गया था। पहले इनको कहा जाता था इंटेंडेड नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशंस। इसमें 33 से 35% तीव्रता की कटौती का प्रावधान किया गया था। 2022 में जो एनडीसीज 2.0 को अडॉप्ट किया गया था, उसमें 45% तीव्रता कटौती और 50% गैर जीवाश्मी ऊर्जा का लक्ष्य था 2030 तक। अब जो एनडीसीज 3.0 हैं, उनमें क्या किया गया है कि 2005 के स्तर से जीडीपी के जो उत्सर्जन तीव्रता है उसको 47% तक कम करना है और जो नवीकरणीय ऊर्जा है उसको 60% तक, 60% तक बढ़ाना है। वर्तमान लक्ष्य एनडीसीज 3.0 का है, जो दर्शाता है कि भारत वैश्विक औसत की तुलना में अधिक तेजी से कार्य कर रहा है। और इसका संवैधानिक महत्व क्या हो सकता है? भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्यों में और उसके साथ साथ जो नीति निर्देशक तत्वों की चर्चा की गई, उनमें भी पर्यावरण संरक्षण की बात की गई है। तो यदि एनडीसीज 3.0 के जो टारगेट्स हैं उनको अचीव कर लिया जाता है तो ये राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों 48A और मौलिक कर्तव्यों 51A जी के अनुरूप है, जो पर्यावरण की रक्षा का आदेश देते हैं। अगली जानकारी है प्रोजेक्ट टाइगर का विस्तार। भारत के 57वें और 58वें टाइगर रिजर्व का विश्लेषण। भारत में 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया गया था और ये प्रोजेक्ट टाइगर भारत में बाघों की गिरती हुई आबादी को देखते हुए शुरू किया गया था और इसका मुख्य उद्देश्य बाघों का संरक्षण करना था और बाघों की संख्या में वृद्धि करना था, बाघों की आबादी में वृद्धि करना था। तो इसी प्रोजेक्ट टाइगर के तहत देश भर में विभिन्न क्षेत्रों में बहुत सारे टाइगर रिजर्व्स की स्थापना की गई थी। वर्तमान समय में जो टाइगर रिजर्व की संख्या है वह 58 तक पहुंच चुकी है। तो जो 57th और 58th टाइगर रिजर्व्स हैं वे मध्य प्रदेश राज्य में स्थापित किए गए हैं। उनके बारे में ही जानकारी यहाँ पर दी गई है। एक का नाम है माधव और दूसरे का नाम है रातापानी टाइगर रिजर्व। अब इनको पढ़ लीजिए। रातापानी टाइगर रिजर्व ये 57th है, 57वां टाइगर रिजर्व है और माधव टाइगर रिजर्व ये 58वां टाइगर रिजर्व है भारत का। इसे 13 दिसंबर 2024 को औपचारिक रूप से अधिसूचित किया गया। ये भारत का एकमात्र टाइगर रिजर्व है जिसकी सीमाएं एक राज्य की राजधानी के शहरी वन क्षेत्र को स्पर्श करती हैं। और जो माधव टाइगर रिजर्व है 58वां, केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय द्वारा इसे 9 मार्च 2025 को भारत के 58वें टाइगर रिजर्व के रूप में आधिकारिक दर्जा दिया गया है। अब ये हैं कहां पर, पहले इनकी लोकेशन देख लीजिएगा। अगर मैं आपको इस मैप पर पहले मैं आपको दिखाता हूं कि मध्य प्रदेश राज्य का क्षेत्र कौन सा है।
ये वाली जो बोल्ड लाइन मैंने खींची हुई है, ये मध्य प्रदेश राज्य की सीमाओं को दर्शाता हुआ क्षेत्र है। ये वाला मध्य प्रदेश का मानचित्र इसमें दिखाया गया है। इसमें आप लोग यहां पर देखेंगे, इस वाले भाग में यहां पर है माधव नेशनल पार्क। इसी माधव नेशनल पार्क को ही टाइगर रिजर्व का दर्जा दिया गया है। अगला है रातापानी। ये जो रातापानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी थी, इसी रातापानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को ही टाइगर रिजर्व का दर्जा दिया गया है। तो माधव टाइगर रिजर्व की लोकेशन यहां पर है और जो रातापानी जो टाइगर रिजर्व है उसकी लोकेशन यहां पर है। और दोनों ही टाइगर रिजर्व ये मध्य प्रदेश के क्षेत्र में अवस्थित हैं। अब इनकी अगर ऐतिहासिक पृष्ठभूमि समझना चाहें माधव टाइगर रिजर्व की, ये पूर्व में ग्वालियर के सिंधिया राजवंश का शाही शिकार क्षेत्र था। यहाँ 1970 के दशक में बाघ विलुप्त हो गए थे, जिनका पुनर्स्थापन 2023 से 25 के दौरान किया गया था। और जो रातापानी टाइगर रिजर्व है, इसे 1976 में अभयारण्य घोषित किया गया था। अभयारण्य का मतलब हो गया सेंचुरी, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इसे घोषित किया गया था। लेकिन विस्थापन संबंधी चुनौतियों के कारण इसे टाइगर रिजर्व का दर्जा मिलने में लंबा समय लगा। इनके बारे में कुछ और बातें समझ लीजिए। गलियारा कनेक्टिविटी। माधव टाइगर रिजर्व राजस्थान के रणथंभौर और मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क के बीच एक महत्वपूर्ण जेनेटिक ब्रिज के रूप में कार्य करता है। और जो रातापानी टाइगर रिजर्व है, वह बिंद परिदृश्य के अन्य वनों को जोड़कर बाघों को निरंतर आवास प्रदान करता है। पारिस्थितिकी और जैव विविधता। रातापानी में सागौन के सघन वन और भीमबेटका के शैल आश्रय का अनूठा संगम है। और माधव में साक्ष्य सागर जैसी महत्वपूर्ण आर्द्रभूमि है। जो माधव टाइगर रिजर्व में जो साक्ष्य आर्द्रभूमि है, लिखा हुआ है साक्ष्य सागर, इसको रामसर कन्वेंशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमि भी घोषित किया गया है। सामाजिक आर्थिक प्रभाव। इन क्षेत्रों में इको टूरिज्म, इको टूरिज्म का मतलब हो गया पर्यावरणीय परिवर्तन। इन क्षेत्रों में इको टूरिज्म के विस्तार से स्थानीय समुदायों के लिए स्वरोजगार और ग्रीन इकोनॉमी के अवसर सृजित हुए हैं। प्रारंभिक परीक्षा हेतु मुख्य अवधारणाएं क्या क्या हो सकती हैं। साक्ष्य सागर के बारे में प्रश्न पूछा जा सकता है, क्योंकि ये माधव टाइगर रिजर्व में स्थित एक प्रमुख रामसर साइट है। इसी के बारे में अभी मैं बात कर रहा था कि माधव टाइगर रिजर्व में स्थित है साक्ष्य सागर, जिसको रामसर कन्वेंशन के तहत एक अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमि का दर्जा दिया गया है। और रामसर कन्वेंशन 2 फरवरी 1971 को ईरान के रामसर शहर में कन्वेंशन साइन किया गया था। और वह कन्वेंशन विश्व भर की जो आर्द्रभूमियां हैं उनके संरक्षण के लिए लक्षित है। तो जिन आर्द्रभूमियों को, जिन वेटलैंड्स को रामसर कन्वेंशन के तहत शामिल कर लिया जाता है, उनके संरक्षण के लिए विशेष प्रयास किए जाते हैं। तो जो साक्ष्य सागर है माधव टाइगर रिजर्व में अवस्थित एक आर्द्रभूमि, उसको रामसर साइट का भी दर्जा दिया गया है। अगली जानकारी है विष्णु बाणकर भीमबेटका के खोजकर्ता, जिनके सम्मान में रातापानी के विशेष क्षेत्रों का नामकरण प्रस्तावित है। अगली जानकारी है एम स्ट्रिप्स, बाघों की डिजिटल निगरानी हेतु उपयोग की जाने वाली तकनीक। इसके बारे में 2017 के यूपीएससी के प्रीलिम्स के एग्जाम में प्रश्न भी पूछा गया था कि जो एम स्ट्रिप्स टेक्नोलॉजी है वह किसके लिए प्रयोग में लाई जाती है। बाघों की डिजिटल निगरानी हेतु उपयोग की जाने वाली एक तकनीक है। अगली जानकारी है आर्द्रभूमि प्रबंधन और रामसर स्थलों के बारे में। भारत में 99 का मील का पत्थर। भारत में अलीगढ़, उत्तर प्रदेश राज्य के अलीगढ़ जिले में एक शेखा बर्ड सेंचुरी है, उसको अभी हाल ही में रामसर साइट का दर्जा दिया गया है 22 अप्रैल 2026 को। तो भारत में जो कुल रामसर साइट्स हैं उनकी संख्या बढ़कर 99 हो गई है, उसी के बारे में जानकारी दी गई है। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले में स्थित शेखा झील पक्षी अभयारण्य, शेखा झील बर्ड सेंचुरी को नवीनतम रामसर स्थल के रूप में अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्रदान की गई है। इसके साथ ही भारत में रामसर स्थलों की कुल संख्या 99 हो गई है। रामसर स्थल वे आर्द्रभूमियां हैं जिन्हें आर्द्रभूमियों पर अंतर्राष्ट्रीय अभिसमय 1971 के तहत अंतर्राष्ट्रीय महत्व के रूप में नामित किया गया है। जैसा कि मैंने बताया आप लोगों को पहले ही, 2 फरवरी 1971 को ईरान के शहर रामसर में, जो रामसर यहाँ पर आप लोग शब्द देख रहे होंगे रामसर, तो रामसर ईरान का एक शहर है,
उसी शहर में एक सम्मेलन आयोजित किया गया था और उसी शहर में 2 फरवरी 1971 को विश्व भर की आर्द्र भूमियों को संरक्षित करने के लिए एक कन्वेंशन साइन किया गया था। तो ईरान के उस शहर के नाम पर ही आर्द्र भूमियों को संरक्षित करने वाले उस कन्वेंशन का नाम रामसर कन्वेंशन रखा गया है और 2 फरवरी को ये कन्वेंशन साइन किया गया था। इसी वजह से 2 फरवरी को इंटरनेशनल वेटलैंड डे भी मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय आर्द्र भूमि दिवस भी मनाया जाता है। ये पारिस्थितिक तंत्र जल के शुद्धिकरण, भूजल पुनर्भरण, बाढ़ नियंत्रण और कार्बन पृथक्करण में अपरिहार्य भूमिका निभाते हैं और जिन आर्द्र भूमियों को रामसर साइट के रूप में दर्जा दिया जाता है उनके संरक्षण के लिए विशेष प्रयास किए जाते हैं। तो जो 99th या जो सबसे लेटेस्ट रामसर साइट है भारत में, वह उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले की शेखा झील बर्ड सेंचुरी है। अगली जानकारी, पारिस्थितिक तंत्र की महत्ता क्या क्या हो सकती है। मल्टी डायमेंशनल इम्पैक्ट्स एनालिसिस समझ लीजिए। शेखा झील एक आंशिक रूप से मानव निर्मित आर्द्र भूमि है जो 1850 के दशक में ऊपरी गंगा नहर के निर्माण के दौरान विकसित हुई थी। ये झील सेंट्रल एशियन फ्लाईवे पर एक महत्वपूर्ण विश्राम स्थल है। अब यहाँ पर एक शब्द आ गया है सेंट्रल एशियन फ्लाईवे, जिसको हम लोगों ने पहले भी समझा। सेंट्रल एशियन फ्लाईवे एक क्षेत्र है और वह क्षेत्र क्या है कि विभिन्न देशों से जो पक्षी हैं वे एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र तक प्रवास करते हैं। जैसे जब शीत ऋतु होती है तब वो रूस के साइबेरिया के क्षेत्र से कुछ पक्षी भारत के कुछ आर्द्र भूमियों में, कुछ झीलों में चले आते हैं। इसी तरीके से बहुत सारे पक्षी हैं जो ऋतु के अनुसार एक क्षेत्र से या एक देश के किसी क्षेत्र से दूसरे देश के किसी क्षेत्र की ओर माइग्रेट करते हैं। तो जो सेंट्रल एशियन फ्लाईवे है वह एक विस्तृत क्षेत्र है जो उत्तर में आर्कटिक से लेकर दक्षिण में हिंद महासागर तक का जो पूरा क्षेत्र फैला हुआ है, इस संपूर्ण क्षेत्र को सेंट्रल एशियन फ्लाईवे कह दिया जाता है, जिसमें पक्षी एक देश से दूसरे देश के बीच में माइग्रेट करते हैं। तो इसीलिए लिखा है कि जो शेखा झील बर्ड सेंचुरी है वह इसी पक्षियों के आवाजाही वाले मार्ग या सेंट्रल एशियन फ्लाईवे पर एक महत्वपूर्ण विश्राम स्थल है। यहाँ पर प्रवास के दौरान पक्षी आते हैं। जैव विविधता का विश्लेषण, यहाँ पक्षियों की लगभग 249 प्रजातियां पाई जाती हैं, जिनमें से 62 प्रजातियां पूर्णतः आर्द्र भूमि पर निर्भर हैं। प्रमुख प्रजातियों में बार हेडेड गूज, पेंटेड स्टार्क और संकटग्रस्त इंडियन रिवर टर्न इत्यादि शामिल हैं। पर्यावरणीय प्रभाव क्या हो सकते हैं। ये क्षेत्र ब्लैक पॉन्ड टर्टल और भारतीय फ्लैप शेल टर्टल जैसी संकटग्रस्त प्रजातियों को सुरक्षित आवास प्रदान करता है। जो कछुए टर्टल्स की जो कुछ संकटग्रस्त प्रजातियां हैं उनको भी आवास प्रदान करता है। अगली जानकारी है आर्थिक प्रभाव क्या हो सकते हैं इस शेखा झील के। अमृत धरोहर पहल, जो अमृत धरोहर पहल शुरू की गई थी भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा, इसका मुख्य उद्देश्य था आर्द्र भूमियों का संरक्षण करना। अमृत धरोहर पहल के तहत इस स्थल का विकास स्थायी इको टूरिज्म और स्थानीय आजीविका के नए स्रोतों को जन्म देगा। अगली जानकारी जलवायु सुरक्षा के बारे में है। आर्द्र भूमियाँ स्थानीय सूक्ष्म जलवायु को नियंत्रित करने और चरम मौसमी घटनाओं के प्रभाव को कम करने में सहायक होती हैं। अगली जानकारी है वन संरक्षण एवं संवर्धन अधिनियम 2023, रणनीतिक छूट और मानित वन का विस्तृत विश्लेषण। पहले तो ये समझ लीजिए कि ये चर्चा में क्यों है, और चर्चा में क्यों है उससे पहले ये भी समझ लीजिए कि भारत में वनों के संरक्षण के लिए वन संरक्षण अधिनियम 1980 पारित किया गया था और उस वन संरक्षण अधिनियम 1980 के प्रावधानों में 2023 में कुछ संशोधन किए गए और उसी के लिए लागू किया गया वन संरक्षण एवं संवर्धन अधिनियम 2023। इसने क्या किया था, जो मूल अधिनियम था वन संरक्षण अधिनियम 1980, उसमें संशोधन किए थे और इसमें संशोधन करने के पश्चात इसमें एक ऐसा प्रोविजन लाया गया था जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना निर्णय लिया। जो संशोधित अधिनियम है जिसे 2023 में संशोधित किया गया था या 2023 में लाया गया था, उसमें प्रावधान किया गया था कि जो मानित वन होंगे उनके संरक्षण के लिए कोई विशेष उपाय नहीं किए जाएंगे या उनको छोड़ दिया जाएगा। अब मानित वन क्या होते हैं पहले ये समझ लीजिए। जैसे किसी भी राज्य में किसी भी क्षेत्र में अगर भौतिक रूप से वन उपस्थित हैं लेकिन वे सरकार के रिकॉर्ड में रिकॉर्डेड नहीं है, अभिलेखित नहीं है, वास्तविक रूप से कहीं पर वन उपलब्ध हैं और वनों का अस्तित्व है लेकिन वे गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में रिकॉर्डेड नहीं है, अभिलेखित नहीं है, तो उसी वन भूमि को मानित वन कहा जाता है।
तो ये जो नया अधिनियम लाया गया था, इसमें प्रावधान कर दिया गया कि जो मानित वन का क्षेत्र होगा उनके संरक्षण के लिए विशेष प्रयास नहीं किए जाएंगे। तो इसी प्रावधान पर सुप्रीम कोर्ट ने यह डिसीजन लिया कि जो मानित वन होंगे उनको संरक्षण के प्रयासों से अलग नहीं किया जाएगा। अब पढ़ लीजिए, पहले पढ़ लीजिए चर्चा में क्यों। माननीय उच्चतम न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण अंतरिम आदेश जारी करते हुए केंद्र सरकार को निर्देश दिया कि वन की उस व्यापक परिभाषा का पालन करना जारी रखे जो 1996 के टीएन गोदावर्मन मामले में शब्दकोश अर्थ डिक्शनरी मीनिंग के रूप में दी गई थी। 1980 के जो प्रावधान थे या 1980 का जो वन संरक्षण अधिनियम था उसकी व्याख्या करते हुए इस टीएन गोदावर्मन मामले में सुप्रीम कोर्ट ने वन की व्यापक परिभाषा दी थी कि कहीं पर अगर वनों का संकुल होगा तो या वृक्षों का संकुल होगा उसको वन कहा जाएगा और उसका संरक्षण वन संरक्षण अधिनियम 1980 के प्रावधानों के तहत किया जाएगा। तो जब 2023 का संशोधन किया गया उसमें ऐसे वनों को छोड़ दिया गया जो रिकॉर्डेड है ही नहीं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया केंद्र सरकार को कि वह वन की उस व्यापक परिभाषा का पालन करना जारी रखे जो 1996 के टीएन गोदावर्मन मामले में शब्दकोश अर्थ के रूप में दी गई थी। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि जब तक राज्य अपनी वन भूमि की अंतिम डिजिटल पहचान और रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं कर देते तब तक किसी भी मानित वन को सुरक्षा से बाहर नहीं किया जाएगा। और 2023 के प्रावधान में यही किया गया कि जो वन रिकॉर्डेड है ही नहीं, रिकॉर्ड में नहीं है, फिजिकली वो वास्तव में एग्जिस्ट करते हैं, अस्तित्व में है, वृक्षों के संकुल वन के रूप में है, लेकिन वे सरकार के रिकॉर्ड में नहीं है। तो 2023 के संशोधन में प्रावधान किया गया था ऐसे मानित वनों का संरक्षण नहीं किया जाएगा। लेकिन इसी बात पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया कि वनों को संरक्षित किया जाएगा चाहे वे रिकॉर्ड में हो या रिकॉर्ड में ना हो। और जब तक राज्य ऐसे वनों को ऐसे वनों से संबंधित अपनी वन भूमि की अंतिम डिजिटल पहचान और रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं कर देते हैं तब तक किसी भी मानित वन को या ऐसे वन को जो रिकॉर्ड में नहीं है उसको सुरक्षा से बाहर नहीं किया जाएगा। इसी वजह से ये वन संशोधन और संवर्धन अधिनियम 2023 चर्चा में बना हुआ था। अब पढ़ लीजिए। ये अधिनियम संपूर्ण भारत पर प्रभावी है परंतु इसका सबसे सघन और रणनीतिक प्रभाव हिमालयी राज्यों लद्दाख, हिमाचल, उत्तराखंड पर, पूर्वोत्तर क्षेत्र, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित आदिवासी बहुल जिलों पर पड़ता है जहां वन भूमि और विकास परियोजनाओं का सीधा टकराव होता है। कुछ और जानकारी है। वन संरक्षण एवं संवर्धन अधिनियम 2023 मूल वन संरक्षण अधिनियम 1980 का एक ऐतिहासिक और व्यापक संशोधन है। इसका प्राथमिक उद्देश्य भारत के वैश्विक जलवायु लक्ष्यों जैसे नेट जीरो 2070 कि 2070 तक भारत को एक शून्य कार्बन उत्सर्जन वाला देश बनाना है। इसका मतलब ये हो गया कि जितना कार्बन उत्सर्जन होगा उतना ही कार्बन भंडारण होगा। नेट जीरो 2070 और 2.5 से 3 बिलियन टन अतिरिक्त कार्बन सिंक के सृजन को प्राप्त करना है। ये कानून राष्ट्रीय सुरक्षा की सामरिक आवश्यकताओं और वन संरक्षण के बीच एक नया संतुलन स्थापित करने हेतु अधिनियम में एक विस्तृत प्रस्तावना जोड़ता है जो संरक्षण के साथ साथ वनों के संवर्धन पर समान बल देती है। अब इसके कुछ और प्रावधान हैं, उनको समझ लीजिए। पहला तो मानित वन का मुद्दा हो गया, समझ लीजिए। बर्बली मौखिक रूप से तो हमने समझ लिया लेकिन कुछ और बातें समझ लीजिए। मानित वन भारत के उन विशाल वन क्षेत्रों को संदर्भित करते हैं जो भौतिक रूप से वनाच्छादित हैं। ऐसे क्षेत्र जहां पर वनाच्छादन है, वृक्षों का समूहन है, लेकिन आधिकारिक तौर पर अधिसूचित नहीं है, सरकार के रिकॉर्ड में नहीं है, उनको मानित वन कहा जाता है। ये विशेष रूप से उड़ीसा, झारखंड और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में विस्तृत हैं जहां सामुदायिक और निजी वन भूमि का बड़ा हिस्सा है। भारत सरकार और न्यायपालिका के अनुसार मानित वन वे क्षेत्र हैं जो भारतीय वन अधिनियम 1927 के तहत आरक्षित या संरक्षित के रूप में अधिसूचित नहीं है लेकिन वे वनों के शब्दकोश अर्थ पर खरे उतरते हैं। अब इसमें क्या प्रावधान किए गए थे 2023 के अधिनियम के, उनको समझ लीजिए। अब यह कानून केवल उन्हीं भूमियों पर लागू होगा जो भारतीय वन अधिनियम 1927 या किसी अन्य कानून के तहत अधिसूचित हैं या 25 अक्टूबर 1980 के बाद सरकारी रिकॉर्ड में वन के रूप में दर्ज की गई हैं। जो वन भूमियां उन पर लागू होंगे और मानित वन को छोड़ दिया गया था। इसी बात पर सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय दिया कि जब तक राज्य सरकारें
अपनी वन भूमियों से संबंधित रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं कर देती हैं, तब तक इस अधिनियम के प्रावधानों के तहत मानित वनों को संरक्षण से बाहर नहीं किया जाएगा। इसीलिए खबरों में बना हुआ था। अब आगे की बात पढ़ लीजिए। इस अधिनियम में रणनीतिक और सुरक्षा संबंधी छूट दी गई है। क्या क्या दी गई है? अधिनियम के तहत राष्ट्रीय हित में निम्नलिखित परियोजनाओं को अनिवार्य वन मंजूरी की लंबी प्रक्रिया से मुक्त किया गया है। पहला है सीमावर्ती परियोजनाएं। अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं, वास्तविक नियंत्रण रेखा या नियंत्रण रेखा के 100 किलोमीटर के भीतर राष्ट्रीय महत्व की सामरिक परियोजनाओं जैसे सामरिक सड़कें, पुल और संचार टावर इत्यादि बनाने के लिए वन मंजूरी नहीं लेनी पड़ेगी। रणनीतिक रूप से जो महत्वपूर्ण परियोजनाएं हैं उनके लिए वन मंजूरी से मुक्ति दे दी गई है। होता क्या है कि जैसे ही कोई इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट या कोई भी प्रोजेक्ट जब शुरू किया जाता है तो उस प्रोजेक्ट को पहले वन मंजूरी लेनी पड़ती है, और वन मंजूरी लेने के तहत लंबी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। उसे बताना पड़ता है कि हम इतनी इतनी भूमि का प्रयोग करेंगे, इतनी भूमि पर इतने वृक्षों का नुकसान हो सकता है। उन वृक्षों के नुकसान को हम कैंपा या फॉरेस्ट्री मैनेजमेंट के तरीके से प्रबंधित करेंगे। जितने वृक्षों का नुकसान होगा उतने ही वृक्ष हम कहीं दूसरी भूमि पर लगाएंगे। तो ये सारी प्रक्रियाएं पालन करने के बाद ही उसको अप्रूवल दिया जाता है। लेकिन अगर सीमावर्ती परियोजनाएं हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं, LAC जो चीन के साथ विवादित सीमा है, पाकिस्तान के साथ विवादित सीमा है, LOC इत्यादि के 100 किलोमीटर के भीतर अगर राष्ट्रीय महत्व की कोई स्ट्रेटजिक प्रोजेक्ट है तो उसको ऐसी किसी भी वन मंजूरी की आवश्यकता नहीं होगी। अगला है वामपंथी उग्रवाद क्षेत्र, जो नक्सलवाद से प्रभावित क्षेत्र हैं। प्रभावित जिलों में बिजली, स्कूल और अस्पताल जैसी सार्वजनिक उपयोगिता वाली परियोजनाएं हो तो 5 हेक्टेयर तक की वन भूमि के उपयोग की छूट होगी। अगला है सुरक्षा बुनियादी ढांचा। रक्षा संस्थानों और अर्धसैनिक बलों के कैंपों के निर्माण हेतु 10 हेक्टेयर तक की वन भूमि का उपयोग बिना केंद्र की लंबी मंजूरी प्रक्रिया के संभव होगा। ये रणनीतिक और सुरक्षा संबंधी छूट इस वन संरक्षण एवं संवर्धन अधिनियम 2023 के तहत प्रदान की गई है। गैर वन गतिविधियों का पुनः वर्गीकरण किया गया है। चिड़ियाघर, सफारी और इको टूरिज्म सुविधाओं के निर्माण को अब गैर वन गतिविधि की श्रेणी से बाहर कर दिया गया है। इसका अर्थ यह है कि इन परियोजनाओं के लिए अब भारी प्रतिपूरक वनीकरण और NPV की आवश्यकता नहीं होगी। जैसे किसी क्षेत्र को चिड़ियाघर घोषित करना है वन भूमि में, सफारी के लिए या पर्यावरणीय दृष्टि से पर्यटन सुविधाओं की अगर स्थापना करनी है तो पहले क्या होता था कि जितने वृक्षों इत्यादि का नुकसान होता था उतना उनको प्रतिपूरक वनीकरण करना पड़ता था, और नेट प्रेजेंट वैल्यू या जितने वनों का विनाश किया है उनकी आर्थिक कीमत उन एजेंसियों को चुकानी पड़ती थी। लेकिन अब चिड़ियाघर, सफारी और इको टूरिज्म सुविधाओं के निर्माण को अब गैर वन गतिविधि की श्रेणी से बाहर कर दिया गया है। इसका मतलब है कि अगर कहीं पर भी चिड़ियाघर, सफारी, इको टूरिज्म सुविधाओं का निर्माण किया जाता है तो ना तो उन्हें प्रतिपूरक वनीकरण करना पड़ेगा और ना ही उन्हें कोई उन वन क्षेत्र की आर्थिक कीमत देनी पड़ेगी, जिससे वनों के भीतर पर्यटन और संरक्षण शिक्षा को बड़े पैमाने पर बढ़ावा मिलेगा। प्रारंभिक परीक्षा हेतु मुख्य अवधारणाएं इस टॉपिक से संबंधित क्या हो सकती हैं? TN गोदावन बर्मन बनाम भारत संघ 1996 का एक मामला है। ये ऐतिहासिक मामला जिसने वन की परिभाषा को रिकॉर्डेड वनों से आगे बढ़ाकर शब्दकोश अर्थ तक विस्तारित किया था। एक ऐतिहासिक मामला था। इसमें रिकॉर्डेड वन क्षेत्र और वास्तविक वन क्षेत्र के अंतर को समाप्त करने के लिए इसमें निर्णय दिया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। रिकॉर्डेड वन क्षेत्र का मतलब है कि वह वन क्षेत्र जो सरकार के डॉक्यूमेंट्स में रिकॉर्डेड है, सरकार द्वारा जिसको घोषित रूप से, अभिलिखित रूप से जिसको वन क्षेत्र घोषित किया गया है। लेकिन ऐसा हो सकता है कि किसी क्षेत्र में वृक्षों का समूहन हो, वास्तविक रूप में वन विद्यमान हो लेकिन रिकॉर्ड में ना हो। अगर रिकॉर्ड में नहीं होंगे तो क्या उसे वन नहीं माना जाएगा? इसी बात को स्पष्ट करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में TN गोदावर्मन बनाम भारत संघ में कहा था कि रिकॉर्डेड वनों से कोई लेना देना नहीं है, बल्कि जो डिक्शनरी में लिखा है, वन का मतलब क्या हो गया? जहां पर वृक्षों का समूहन है, तो जहां पर वृक्षों का समूहन है उसे वन माना जाएगा, चाहे वह रिकॉर्ड में हो या रिकॉर्ड में ना हो। वनों की व्यापक परिभाषा दी गई थी। नेट प्रेजेंट वैल्यू, अभी हम लोगों ने जब पढ़ रहे थे चिड़ियाघर, सफारी, इको टूरिज्म के बारे में कि NPV की आवश्यकता नहीं होगी। इसका मतलब होता है कि वन भूमि के अन्य उपयोग हेतु डायवर्जन के बदले लिया जाने वाला एक मुश्त आर्थिक शुल्क वनों की आर्थिक कीमत देनी पड़ती है। जैसे वन भूमि है,
अब वन भूमि में मान लीजिए इको टूरिज्म कोई फैसिलिटी बनाई जा रही है, तो पहले क्या होता था कि जितने वन क्षेत्र का नुकसान किया है उस वन क्षेत्र की इकोनॉमिक वैल्यू एसेस की जाती थी, तो उतना ही पैसा उस फैसिलिटी का निर्माण करने वाली एजेंसी को, सरकार को देना पड़ता था। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। ग्रीन क्रेडिट स्कीम 2023 के अधिनियम के साथ एकीकृत एक बाजार आधारित पहल जो संस्थाओं और व्यक्तियों को वनीकरण के बदले क्रेडिट अर्जित करने और उनका व्यापार करने की अनुमति देती है। अगली जानकारी है एनसीएपी 2026 लक्ष्य और 40% कणकीय पदार्थ कटौती का गहन विश्लेषण। एनसीएपी का मतलब हो गया नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम। 2019 में इसको शुरू किया गया था, पढ़ लीजिए। एनसीएपी वायु गुणवत्ता प्रबंधन के लिए भारत की पहली समयबद्ध राष्ट्रीय रणनीति है। इसका प्राथमिक उद्देश्य PM10 पार्टिकुलेट मैटर 10 और PM 2.5 की सांद्रता में भारी कटौती करना है। मूल रूप से 2019 में इसको अपनाया गया था। यूपी पीसीएस में एक बार प्रश्न भी पूछा गया था कि जो एनसीएपी है वह किस वर्ष शुरू किया गया था। 2019 में इसे शुरू किया गया था। मूल रूप से 2019 में 20 से 30% की कटौती का लक्ष्य रखा गया था 2024 तक, जिसे सितंबर 2022 में संशोधित कर 2026 तक 40% की कटौती कर दिया गया है कि PM10 और PM 2.5 ऐसे सूक्ष्म कण जिनका व्यास 10 माइक्रोमीटर और 2.5 माइक्रोमीटर हो, उनको कहा जाता है क्रमशः PM10 और PM 2.5। तो 2026 तक PM10 और PM 2.5 कणों का जो प्रतिशत है उसमें 40% तक की कटौती करने का लक्ष्य रखा गया है इस एनसीएपी के अंतर्गत। राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम का मुख्य केंद्र बिंदु भारत के वे 131 गैर प्राप्त शहर नॉन अटेनमेंट सिटीज़ हैं जो राष्ट्रीय परिवेशी वायु गुणवत्ता मानकों नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड को पूरा करने में विफल रहे हैं। नेशनल एम्बियंस एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड के अंतर्गत ये निर्धारित किया गया था कि प्रति घन मीटर में 65 माइक्रोग्राम से कम होना चाहिए। तो जो इस लक्ष्य को पूरा नहीं कर सके हैं उनको ही कहा जाता है नॉन अटेनमेंट सिटीज़, और जो नॉन अटेनमेंट सिटीज़ हैं इनको माना जाता है कि वे अत्यधिक प्रदूषण वाले शहर हैं। तो ये जो एनसीएपी है उसका मुख्य केंद्र बिंदु ऐसे ही अत्यधिक प्रदूषित शहर या 131 गैर प्राप्त शहर नॉन अटेनमेंट सिटीज़ के रूप पर लक्षित है। इनमें सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र सिंधु गंगा का मैदानी क्षेत्र है और तेजी से बढ़ते औद्योगिक केंद्र हैं। यहाँ पर चर्चा में क्यों है? 15 अप्रैल 2026 को केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी वार्षिक प्रदर्शन समीक्षा एनुअल परफॉर्मेंस रिव्यू के अनुसार 131 शहरों में से केवल 22% शहरों ने ही 40% कटौती के लक्ष्य की दिशा में संतोषजनक प्रगति की है। अगला है प्राण पोर्टल, जो कि नॉन अटेनमेंट सिटीज़ हैं उनके एयर पॉल्यूशन को रेगुलेट करने के लिए पोर्टल फॉर रेगुलेशन ऑफ एयर पॉल्यूशन इन नॉन अटेनमेंट सिटीज़, ये फुल फॉर्म है प्राण पोर्टल की। प्राण पोर्टल के नवीनतम आंकड़ों से पता चलता है कि सिंधु गंगा के मैदानी क्षेत्रों के शहरों में वायु प्रदूषण का स्तर अभी भी राष्ट्रीय औसत से 3 गुना अधिक बना हुआ है। संशोधित लक्ष्यों की महत्वाकांक्षा क्या है कि 40% कटौती का लक्ष्य न केवल प्रदूषण कम करने पर केंद्रित है बल्कि भारत के नेट जीरो लक्ष्य 2070 तक जो भारत का उत्सर्जन है उसको जीरो करना है, नेट जीरो लक्ष्य, और सतत विकास लक्ष्यों के साथ एकीकरण का प्रयास भी है। 15वें वित्त आयोग ने 42 बड़े शहरों के लिए प्रदर्शन आधारित अनुदान का प्रावधान किया है। 2026 तक लगभग 15,000 करोड़ का आवंटन किया गया है, लेकिन इसका 65% से अधिक व्यय केवल सड़क की धूल को नियंत्रित करने और पार्कों के सौंदर्यीकरण पर खर्च हुआ है, जो प्रदूषण के मूल स्रोतों को नजरअंदाज करता है। प्रभाव क्या क्या होंगे? शोध के अनुसार यदि 2026 तक 40% लक्ष्य प्राप्त होता है, अगर वायु प्रदूषण के जो घटक हैं PM10 और PM 2.5 इनको अगर 40% तक कम कर लिया जाता है तो दिल्ली NCR में रहने वाले लोगों की औसत आयु में 2.5 से 3 वर्ष की वृद्धि हो सकती है। NCAP नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के तहत सतत परिवेशी वायु गुणवत्ता निगरानी स्टेशनों का नेटवर्क CAA QMS का मतलब है कंटिन्यूअस एम्बिएंट एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशंस। इसमें क्या किया जाता है कि आसपास का जो वायु प्रदूषण का स्तर होता है उसकी रियल टाइम में मॉनिटरिंग की जाती है। ऐसे स्टेशंस का नेटवर्क पहले 2021 में केवल 250 था, 2026 तक 1200 से अधिक कर दिया गया और बहुत सारे ऐसे मॉनिटरिंग स्टेशंस स्थापित किए गए हैं। अगली जानकारी है राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन
और साइट के बारे में 2030 तक 5 मिलियन मीट्रिक टन क्षमता का विस्तृत विश्लेषण। पहले समझ लीजिए, राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन का लक्ष्य भारत को इस भविष्य के ईंधन के उत्पादन, उपयोग और निर्यात का वैश्विक केंद्र बनाना है। अब पहले तो समझ लीजिए कि ग्रीन हाइड्रोजन क्या होती है। हाइड्रोजन विश्व का एक या वैश्विक स्थिति को देखते हुए, जलवायु परिवर्तन, रिन्यूएबल एनर्जी को देखते हुए एक नवीकरणीय ऊर्जा है। और इसकी प्राप्ति कैसे की जाती है? इसमें ग्रीन लिखने का मतलब क्या है? जल के विद्युत अपघटन से या जल में विद्युत प्रवाहित करके इलेक्ट्रोलिसिस प्रक्रिया के द्वारा, विद्युत अपघटन के द्वारा जल को ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में ब्रेक किया जाता है। उससे जो हाइड्रोजन प्राप्त होती है उसको कहा जाता है ग्रीन हाइड्रोजन। और वह ग्रीन हाइड्रोजन ईंधन के रूप में प्रयोग की जाती है और उसका जो उत्सर्जन इत्यादि उससे होता नहीं है। तो इस वजह से जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है या जलवायु परिवर्तन से संबंधित जो चिंताएं हैं उनको ध्यान में रखते हुए ही ग्रीन हाइड्रोजन को अधिक महत्व दिया जा रहा है और इसका ऊष्मीयमान भी अधिक होता है। राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन का लक्ष्य भारत को इस भविष्य के ईंधन के उत्पादन, उपयोग और निर्यात का वैश्विक केंद्र बनाना है। इसके तहत गुजरात में, ओडिशा में, तमिलनाडु में और आंध्र प्रदेश जैसे तटीय क्षेत्रों को ग्रीन हाइड्रोजन हब के रूप में विकसित किया जा रहा है ताकि निर्यात सुगमता सुनिश्चित हो सके। जैसे भारत का ये जो तटीय क्षेत्र हो गया, इन क्षेत्रों में अगर हम ग्रीन हाइड्रोजन हब अगर स्थापित करेंगे तो यहीं से उसको एक्सपोर्ट करके हम आर्थिक लाभ भी अर्जित कर सकते हैं। हरित हाइड्रोजन का उत्पादन अक्षय ऊर्जा, सौर ऊर्जा या पवन ऊर्जा के माध्यम से जल के इलेक्ट्रोलिसिस द्वारा किया जाता है। जब जल में विद्युत का प्रवाह किया जाता है तो जो जल है, H2O लिखा जाता है, हाइड्रोजन के 2 परमाणु, ऑक्सीजन का 1 परमाणु मिलकर जल का एक अणु बनता है। तो जब जल में विद्युत का प्रवाह किया जाता है तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग अलग हो जाती है, वहीं से हाइड्रोजन को एक्सट्रैक्ट कर लिया जाता है। उसी हाइड्रोजन को कहा जाता है ग्रीन हाइड्रोजन। साइट क्या है? स्ट्रेटजिक इंटरवेंशन फॉर ग्रीन हाइड्रोजन ट्रांजिशन। ये एक इनिशिएटिव है जो सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन द्वारा संचालित किया जा रहा है। ये फंडिंग की सुविधा उपलब्ध कराता है ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के लिए। साइट स्ट्रेटजिक इंटरवेंशन फॉर ग्रीन हाइड्रोजन ट्रांजिशन मिशन का मुख्य वित्तीय इंजन है जो उत्पादन और विनिर्माण दोनों के लिए प्रोत्साहन प्रदान करता है, वित्तीय प्रोत्साहन। इसका अंतिम लक्ष्य 2030 तक प्रतिवर्ष 5 मिलियन मीट्रिक टन उत्पादन क्षमता विकसित करना है। इतनी सारी बातें समझने के बाद अब समझ लीजिए कि ये ग्रीन हाइड्रोजन मिशन ये सब चर्चा में क्यों है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने घोषणा की है कि साइट कार्यक्रम के टियर 1 के तहत आवंटित सभी 15 इलेक्ट्रोलाइजर विनिर्माण इकाइयों ने अपना निर्माण कार्य शुरू कर दिया है। पहला, इस वजह से। दूसरा है, भारत के पहले व्यावसायिक ग्रीन हाइड्रोजन रिफाइनरी प्लांट जो कि मथुरा रिफाइनरी है उसमें स्टेब्लिश किया गया है, उसने सफलतापूर्वक परीक्षण परिचालन शुरू किया है। तीसरा कारण है, सरकार ने साइट कार्यक्रम के टियर 2 के लिए निविदाएं आमंत्रित की हैं जिसका उद्देश्य अतिरिक्त 1.5 मिलियन मीट्रिक टन उत्पादन क्षमता को प्रोत्साहित करना है। और तीसरी स्थिति, 28 अप्रैल 2026 तक भारत में संचयी इलेक्ट्रोलाइजर विनिर्माण क्षमता 3.2 गीगावाट तक पहुंच गई है जो आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार कर रही है। इन सब कारणों की वजह से ये राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन चर्चा में बना हुआ है। साइट कार्यक्रम और पीएलआई का त्रिकोणीय ढांचा। जो साइट कार्यक्रम है, अभी जिसको हम लोगों ने पढ़ा था कि ये फंडिंग के लिए इनिशिएटिव ये शुरू किया गया है सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन के द्वारा, ये 17,490 करोड़ के बजट के साथ 3 प्रमुख स्तंभों पर कार्य कर रहा है। पहला है इलेक्ट्रोलाइजर विनिर्माण हेतु प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव प्रदान करना। भारत को चीन और यूरोप के समकक्ष खड़ा करने के लिए स्थानीय स्तर पर इलेक्ट्रोलाइजर के निर्माण के लिए प्रति किलोवाट वित्तीय प्रोत्साहन देना, पहला उद्देश्य। दूसरा साइट का उद्देश्य है हरित हाइड्रोजन उत्पादन हेतु पीएलआई, उत्पादकों को प्रति किलोग्राम उत्पादन पर सीधा प्रोत्साहन देना ताकि ग्रे हाइड्रोजन और ग्रीन हाइड्रोजन के बीच के मूल्य अंतर को कम किया जा सके। हरित हाइड्रोजन का मतलब क्या हो गया कि नवीकरणीय ऊर्जा या सौर ऊर्जा या पवन ऊर्जा से उत्पादित विद्युत का प्रयोग करके जल अपघटन द्वारा जो हाइड्रोजन प्राप्त की जाती है, दैट इज कॉल्ड ग्रीन हाइड्रोजन। इसके अलावा फॉसिल फ्यूल्स के माध्यम से जो हाइड्रोजन उत्पन्न की जाती है, दैट इज कॉल्ड ग्रे हाइड्रोजन। तो जो रिन्यूएबल एनर्जी का प्रयोग करके की जाती है उसका मूल्य सामान्यतः वर्तमान समय में ज़्यादा है। तो
इसका एक उद्देश्य ये भी है कि हरित हाइड्रोजन उत्पादन हेतु PLI प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव प्रदान करना, जिससे कि उत्पादकों को प्रति किलोग्राम उत्पादन पर सीधा प्रोत्साहन देना, ताकि ग्रे हाइड्रोजन, सामान्य नवीकरणीय ऊर्जा का प्रयोग करके हाइड्रोजन उत्पन्न करना और ग्रीन हाइड्रोजन के बीच के मूल्य अंतर को कम किया जा सके और ग्रीन हाइड्रोजन को बढ़ावा मिले। तीसरा है कंजप्शन मैंडेट, उर्वरक, रिफाइनरी और स्टील जैसे हार्ड टू एबिट क्षेत्रों के लिए। हार्ड टू एबिट ऐसे क्षेत्र होते हैं जहां पर ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करना बहुत कठिन होता है, क्योंकि ऐसे क्षेत्र ऊर्जा का अधिक मात्रा में उपभोग करते हैं। तो ऊर्जा का अधिक उपभोग करने वाले और अधिक ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन करने वाले उर्वरक, रिफाइनरी और स्टील जैसे क्षेत्रों के लिए हरित हाइड्रोजन का उपयोग अनिवार्य करने की नीति पर कार्य चल रहा है। ये इस साइट के 3 प्रमुख स्तंभ हैं। अब इसके बहुपक्षीय प्रभाव क्या क्या हो सकते हैं, जो ग्रीन हाइड्रोजन मिशन है और जो साइट के द्वारा जो प्रयास किए जा रहे हैं उनका, 2030 तक 8 लाख करोड़ रुपए के निवेश का मार्ग प्रशस्त होगा और लगभग 6 लाख से अधिक उच्च तकनीकी रोजगार सृजित होंगे, अर्थव्यवस्था का लाभ होगा। भारत वर्तमान में अपने ऊर्जा उपभोग का एक बड़ा हिस्सा आयात करता है। ग्रीन हाइड्रोजन के माध्यम से भारत अपनी ऊर्जा आयात निर्भरता को 1 लाख करोड़ रुपए प्रति वर्ष तक कम कर सकता है। इसके अलावा पर्यावरणीय दृष्टि से भी लाभ होगा। 5 मिलियन मीट्रिक टन लक्ष्य की प्राप्ति से प्रति वर्ष लगभग 50 मिलियन मीट्रिक टन कार्बन उत्सर्जन में कमी आएगी। इससे क्या होगा, नेट जीरो जो लक्ष्य लिया है 2070 तक, उसकी प्राप्ति में मदद मिलेगी। सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति में मदद मिलेगी। NDCs 3.0 के तहत जो लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं कि 2005 के स्तर से GDP की जो उत्सर्जन तीव्रता है उसको 47% तक कम करना है, उसमें लाभ मिलेगा। 60% तक कुल ऊर्जा खपत का नवीकरणीय ऊर्जा से उत्पन्न करना है, उसमें लाभ मिलेगा। तो पर्यावरणीय दृष्टि से, रणनीतिक रूप से, आर्थिक रूप से इस मिशन से काफ़ी फायदे होने वाले हैं। मिशन की घोषणा, कुछ बातें ऐतिहासिक रूप से भी समझ लीजिए। जो नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन है उसकी शुरुआत 15 अगस्त 2021 को की गई थी। कैबिनेट की मंजूरी जनवरी 2023 में मिली थी और 2024-25 के दौरान साइट के तहत पहली बोली प्रक्रिया पूरी हुई। 2026 को स्केलिंग वर्ष के रूप में देखा जा रहा है, जहां पायलट प्रोजेक्ट्स अब औद्योगिक स्तर पर परिवर्तित हो रहे हैं। अगली जानकारी है BBNJ संधि, UN उच्च समुद्री संधि, वैश्विक समुद्री शासन का एक नया युग। इसको पहले समझ लीजिए कि ये BBNJ है क्या। इसकी जो फुल फॉर्म है बायोडाइवर्सिटीज ऑफ एरियाज बियॉन्ड नेशनल ज्यूरिसडिक्शन, इसकी जो फुल फॉर्म है, चाहे आप बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी कह लीजिए या बायोडाइवर्सिटी कह लीजिए, BBNJ की फुल फॉर्म है बायोडाइवर्सिटी ऑफ एरियाज बियॉन्ड नेशनल ज्यूरिसडिक्शन, जिसे उच्च समुद्र संधि भी कहा जाता है। UNCLOS, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सीज 1982 में जिसे लागू किया गया था, उसके तहत तीसरा कार्यान्वयन समझौता है। यह राष्ट्रीय सीमाओं से परे समुद्री जीवन की रक्षा के लिए बनाया गया पहला कानूनी रूप से बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। अब इसे समझ लीजिए कि बियॉन्ड नेशनल ज्यूरिसडिक्शन क्या है और BBNJ क्या है। 1982 में समुद्र नियम के रूप में यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सीज को अपनाया गया था और इस कन्वेंशन के तहत किसी भी देश की जो स्थलीय सीमा है उसके आगे जो समुद्री भाग हैं उनको निर्धारित किया गया था कि किसी देश की स्थलीय सीमा से कितनी दूरी तक कौन सा क्षेत्र होगा, उसमें उस देश के क्या क्या अधिकार होंगे। जैसे मान लीजिए ये एक देश हो गया और इसकी ये स्थलीय सीमा है, स्थलीय सीमा से 12 नॉटिकल माइल का जो क्षेत्र होगा उसे टेरिटोरियल सी कहा जाएगा। हिंदी में इसे कहा जाता है प्रादेशिक समुद्र। इस प्रादेशिक समुद्र पर इस निकट वाले स्थलीय देश का अधिकार क्षेत्र होता है, पूरा अधिकार क्षेत्र होता है। फिर इस टेरिटोरियल सी के आगे का जो 12 नॉटिकल माइल का क्षेत्र होगा या इस बेस लाइन से, इस आधार रेखा जो स्थलीय भाग से लगती हुई है वहां से लेकर और टेरिटोरियल सी के आगे का या वहां से 24 नॉटिकल माइल या इस टेरिटोरियल सी से 12 नॉटिकल माइल आगे तक का जो क्षेत्र होगा उसे कॉन्टिगुअस जोन कहा जाएगा, संलग्न क्षेत्र कहा जाएगा। इस पर भी इस वाले देश का अधिकार होगा, लेकिन कुछ सीमित मामलों में ही अधिकार होगा। और इस बेस लाइन से लेकर 200 नॉटिकल माइल तक का जो क्षेत्र होगा पूरा,
इस देश की जो स्थलीय सीमा है उससे 200 नॉटिकल माइल तक का जो क्षेत्र होगा, इस संपूर्ण क्षेत्र को एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन कहा जाएगा, अनन्य आर्थिक क्षेत्र कहा जाएगा। इसका मतलब ये हो गया कि कोई भी देश अपने स्थलीय सीमा से आगे के समुद्र में 200 नॉटिकल माइल तक के क्षेत्र में किसी भी समुद्री जो संसाधन है उसका खनन करने के लिए स्वतंत्र होगा। और 200 नॉटिकल माइल के आगे का जो क्षेत्र है उसे हाई सीज कहा जाएगा, उच्च समुद्री क्षेत्र कहा जाएगा, जिस पर किसी भी देश या किसी भी एक देश का अधिकार नहीं होगा, बल्कि ये जो क्षेत्र होगा ये वैश्विक रूप से सभी देशों के लिए खुला होगा। और इसके लिए कोई इसमें जैव विविधता के संरक्षण के लिए या इसके प्रयोग के लिए कोई निश्चित कानून इत्यादि नहीं था। तो ये जो बायोडाइवर्सिटी लिखा हुआ है, बियॉन्ड एरियाज ऑफ नेशनल ज्यूरिसडिक्शन, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी ऑफ एरियाज बियॉन्ड नेशनल ज्यूरिसडिक्शन संधि, जिसे उच्च समुद्री संधि भी कहा जाता है, UNCLOS, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सीज के तहत तीसरा कार्यान्वयन समझौता है। ये राष्ट्रीय सीमाओं से परे समुद्री जीवन की रक्षा के लिए बनाया गया पहला कानूनी रूप से बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। इसका मतलब ये हो गया कि यहां तक तो जो जैसे 200 नॉटिकल माइल तक का क्षेत्र है, इधर स्थलीय सीमा से 200 नॉटिकल माइल तक का क्षेत्र, यहां तक तो इस देश का अधिकार क्षेत्र होगा। कोई भी चाहे जैविक संसाधन हो समुद्री, चाहे अजैविक संसाधन हो, उसके दोहन का, उसके निष्कर्षण का अधिकार इस पड़ोस वाले देश को होगा। इसके बाद वाले क्षेत्र में किसी भी देश या किसी एक देश का अधिकार नहीं होगा। तो इसी हाई सीज के क्षेत्र में जैव विविधता के संरक्षण के लिए यह संधि अपनाई गई है। इसी के बारे में बात हो रही है इस हाई सीज में। और ये जो हाई सीज का क्षेत्र होता है ये किसी भी देश के अधिकार क्षेत्र या राष्ट्रीय क्षेत्राधिकार से पृथक होता है। इस हाई सीज पर कोई नेशनल ज्यूरिसडिक्शन लागू नहीं होता है। इसी हाई सीज के क्षेत्र में जैव विविधता के संरक्षण के लिए ये संधि लागू की गई है। इसीलिए लिखा है बायोडाइवर्सिटी ऑफ एरियाज बियॉन्ड नेशनल ज्यूरिसडिक्शन, जिसे उच्च समुद्र संधि या हाई सीज ट्रीटी भी कहा जाता है। और ये राष्ट्रीय सीमाओं से परे समुद्री जीवन की रक्षा के लिए या मैरीन बायोडाइवर्सिटी, समुद्री जैव विविधता के संरक्षण के लिए बनाया गया पहला कानूनी रूप से बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। और ये संधि पृथ्वी के लगभग 64% समुद्री क्षेत्र और 95% महासागरीय आयतन पर लागू होती है। ये हाई सीज किसी भी देश के अनन्य आर्थिक क्षेत्र से परे स्थित है, जिन्हें अब तक कानून विहीन माना जाता था। इनके लिए कोई भी एक निश्चित कानून नहीं था। हाई सीज को ऐसा माना जाता था सभी देशों के लिए मुक्त रूप से खुले हुए हैं, तो उसके लिए कोई निश्चित कानून नहीं था। अब उस क्षेत्र में समुद्री जैविक संसाधनों के संरक्षण के लिए इस संधि को लाया गया है। अब समझ लीजिए चर्चा में क्यों है। ये संधि आधिकारिक तौर पर लागू हो गई है 17 जनवरी 2026 को, जिससे ये अंतर्राष्ट्रीय कानून का हिस्सा बन गई है। ये ऐतिहासिक मील का पत्थर 19 सितंबर 2025 को 60 राष्ट्रों द्वारा अनुसमर्थन का आंकड़ा पार करने के ठीक 120 दिन बाद प्राप्त हुआ। 17 जनवरी 2026 से ये संधि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लागू हो चुकी है। इसे 2023 में संयुक्त राष्ट्र के तत्वावधान में आयोजित राष्ट्रीय अधिकार क्षेत्र से परे क्षेत्रों की समुद्री जैव विविधता पर अंतर सरकारी सम्मेलन द्वारा अपनाया गया था। भारत की स्थिति, भारत ने इस संधि पर हस्ताक्षर जुलाई 2024 में कर दिए हैं और जो पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय है, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस, इस संधि के लिए नोडल एजेंसी के रूप में नामित किया गया है। और ये नोडल एजेंसी के रूप में मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस इसके अनुसमर्थन के लिए घरेलू कानूनी ढांचे को अंतिम रूप दे रहा है। अब इस संधि के जो 4 स्तंभ हैं और उनका महत्व क्या है उसको भी समझ लीजिए। पहला है समुद्री आनुवांशिक संसाधन और लाभ साझाकरण। गहरे समुद्र के जीवों जैसे बैक्टीरिया हो गए, स्पंज इत्यादि हो गए, जो भी जैविक घटक हैं, उनके डीएनए से प्राप्त दवाओं और सौंदर्य प्रसाधनों से होने वाले लाभों को विकसित और विकासशील देशों के बीच न्याय संगत रूप से साझा करना, पहला स्तंभ। दूसरा है क्षेत्र आधारित प्रबंधन उपकरण और एमपीएज का मतलब हो गया मैरीन प्रोटेक्टेड एरियाज, समुद्री संरक्षित क्षेत्र। खुले समुद्र में समुद्री संरक्षित क्षेत्र स्थापित करना। वर्तमान में केवल 1.66% हाई सीज संरक्षित हैं, जिसे 2030 तक
30% करने का लक्ष्य रखा गया है। अगला है पर्यावरणीय प्रभाव आकलन। गहरे समुद्र में खनन या नई व्यापारिक गतिविधियों से पहले सख्त पर्यावरणीय प्रभाव का अध्ययन अनिवार्य किया गया है। क्षमता निर्माण और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, ये चौथा पिलर है या स्तंभ है इस संधि के तहत। विकासशील देशों को समुद्री अनुसंधान और गहरे समुद्र की तकनीक जैसे भारत का समुद्रयान साझा करना, इसका चौथा स्तंभ है। इसके बहुपक्षीय प्रभाव क्या पड़ेंगे? पारिस्थितिकीय रूप से ब्लू कार्बन भंडार की रक्षा करके जलवायु परिवर्तन के विरुद्ध वैश्विक लचीलापन बढ़ाना। आर्थिक प्रभाव क्या पड़ेगा? समुद्र के संसाधनों के अनियंत्रित दोहन और फ्री फॉर ऑल की स्थिति को समाप्त कर एक विनियमित ब्लू इकोनॉमी की स्थापना होगी। ये इसके लाभ होंगे। अगली जानकारी है ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियमों की। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट नियम 2026, 4 चरणीय पृथक्करण और संवर्धित EPR, एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसको भी समझ लीजिए। ये जो ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2026 जो लागू किए गए हैं, ये पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत अधिसूचित किए गए हैं। और इससे पहले जो ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम जो लागू किए गए थे वे 2016 में किए गए थे। और यूपीएससी ने 2017 में एक प्रश्न भी पूछा था इससे संबंधित। ये 2016 के पुराने नियमों का स्थान लेते हैं। ये नियम अपशिष्ट से संपदा के सिद्धांत पर आधारित हैं और इसमें पहली बार डिजिटल ट्रेसेबिलिटी का मतलब है कि डिजिटल रूप से किसी भी सॉलिड उत्पाद के उत्पादन से लेके और उसके प्रयोग और प्रयोग के बाद उसका अपशिष्ट में बदलने तक को ट्रेस किया जाएगा। कब उत्पादित हुआ, कब उसकी बिक्री हुई, कब वह यूज़र के पास गया, प्रयोगकर्ता के पास गया, कब उसकी लाइफ साइकिल एंड हुई, कब वह अपशिष्ट के रूप में गया, कब उस अपशिष्ट का पुनर्चक्रण किया गया या उसका किसी तरीके से उसका निपटान किया गया। इन सब चीज़ों की डिजिटली उसको ट्रेस किया जाएगा, रिकॉर्ड किया जाएगा। इसमें पहली बार डिजिटल ट्रेसेबिलिटी और विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व को ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के साथ एकीकृत किया गया है। उत्पादक उत्तरदायित्व या विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व का मतलब हो गया एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये क्या होता है इसको भी समझ लीजिए। एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, जैसे किसी कंपनी के द्वारा अगर कोई उत्पाद तैयार किया जाता है और वह कंपनी अपने उत्पाद को बाजार में किसी उपयोगकर्ता को बेचती है, तो जब उस उत्पाद की लाइफ खत्म हो जाएगी, एक समय आ गया, जैसे मान लीजिए आपने मोबाइल फ़ोन खरीदा, आपने टीवी खरीदा, एक समय के बाद वह वेस्ट हो जाएगा, खराब हो जाएगा, तो उस उत्पादक की जिम्मेदारी होगी कि वह उस उत्पाद का सुरक्षित निपटान करे। इसे ही कहा जाता है एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो इसमें डिजिटल ट्रेसेबिलिटी और एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी को ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के साथ एकीकृत किया गया है इन नियमों में, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट नियम 2026 में। ये नियम संपूर्ण भारत के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों, रक्षा प्रतिष्ठानों, बंदरगाह, हवाई अड्डों, विशेष आर्थिक क्षेत्रों पर लागू होते हैं। इनका मुख्य केंद्र बिंदु भारत के 4700 से अधिक शहरी स्थानीय निकाय हैं जो दैनिक आधार पर लगभग 1.70 लाख टन कचरा उत्पन्न करते हैं। अब ये चर्चा में क्यों है? क्योंकि केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने आधिकारिक तौर पर इन सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट नियम 2026 को अधिसूचित किया है। 1 अप्रैल 2026 से ये नियम पूरे देश में प्रभावी हो गए हैं, जिससे कचरे का स्रोत पर पृथक्करण अब एक कानूनी अनिवार्यता बन गई है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने भोपाल नगर निगम बनाम डॉक्टर सुभाष सी पांडे मामले में निर्णय देते हुए अपशिष्ट प्रबंधन को अनुच्छेद 21 या जीवन के अधिकार के तहत एक संवैधानिक दायित्व घोषित किया गया है। और 2026 की जो लेटेस्ट कंडीशन है उसके अनुसार चंडीगढ़ और इंदौर जैसे शहरों ने 100% 4 चरणीय पृथक्करण लागू करने की घोषणा की है, जबकि डिफॉल्टरों पर 14,000 तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया है। अब इस जो नियम, ये जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट नियम 2026 जो जारी किया गया है, इसमें प्रमुख क्या क्या बातें हैं? पहला है अनिवार्य 4 चरणीय पृथक्करण। जो 2016 के नियम थे उनमें 3 चरणीय पृथक्करण थे, सूखा कचरा, गीला कचरा या अन्य प्रकार का कचरा। इसमें 4 चरणीय या 4 वर्गों में अपशिष्ट को विभाजित किया गया है। पहला क्या है? 2016 के 3 धारा मॉडल, गीला, सूखा और घरेलू खतरनाक कचरे को बदलकर अब 4 धाराओं में विभाजित किया गया। पहला है गीला अपशिष्ट, वेट वेस्ट,
जैसे रसोई और उद्यान का कचरा गीला। दूसरा है सूखा अपशिष्ट, प्लास्टिक, कागज, धातु, कांच और लकड़ी इत्यादि। तीसरा है स्वच्छता से संबंधित अपशिष्ट, सैनिटरी वेस्ट, डायपर, सैनिटरी पैड, कंडोम इत्यादि। और अगला है विशेष देखभाल अपशिष्ट, स्पेशल केयर वेस्ट, जैसे काला धूसर बिन, पेंट कैन, बल्ब, दवाएं और इलेक्ट्रॉनिक कचरा इत्यादि। 2016 में जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल लागू किए गए थे, उन्हीं के बारे में एक बार प्रश्न पूछा था यूपीएससी ने कि उसमें 3 वर्गों में विभाजित किया गया है अपशिष्ट को, सही गलत के रूप में पूछा था। अब जो 2026 में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल लागू किए गए हैं, उनमें अपशिष्ट को 4 वर्गों में विभाजित किया गया है। विस्तारित थोक अपशिष्ट उत्पादक उत्तरदायित्व, एक्सटेंडेड, बी का मतलब हो गया बल्क, थोक में वेस्ट जनरेटर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। थोक अपशिष्ट उत्पादक किन्हें कहा जाता है? वे संस्थान जो 20,000 वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्र में कार्यरत हैं या प्रतिदिन 100 किलोग्राम से अधिक कचरा उत्पन्न करते हैं, उन्हें कहा जाता है थोक अपशिष्ट उत्पादक। इन्हें अब अपने गीले कचरे का ऑन साइट प्रसंस्करण, ऑन साइट प्रसंस्करण का मतलब क्या हो गया कि जहां पर कचरा उत्पन्न हो रहा है वहीं पर उसका प्रबंधन करना होगा। यदि संभव ना हो तो उन्हें एक्सटेंडेड बल्क वेस्ट जनरेटर रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा, जिससे उनकी जवाबदेही सुनिश्चित होगी। चक्रीय अर्थव्यवस्था और आरडीएफ, रिफ्यूज डेराइव्ड फ्यूल, गैर रिसाइकलिंग योग्य कचरे से बने ईंधन का उपयोग सीमेंट संयंत्रों में अनिवार्य किया गया है। अब देखिए, बहुत सारा कचरा इकट्ठा होता है सॉलिड वेस्ट या ठोस अपशिष्ट में, तो चाहे हॉस्पिटल से निकलने वाला हो, चाहे घरों से निकलने वाला हो, चाहे नगर निगमों से निकलने वाला हो, अर्बन लोकल बॉडीज से निकलने वाला हो, बहुत सारा कचरा निकलता है। उस बहुत सारे कचरे में कुछ ऐसा होता है जो बायो डिग्रेडेबल होता है, जो जैविक रूप से जिसका अपघटन किया जा सकता है, कुछ को रिसाइकिल किया जा सकता है। लेकिन कुछ कचरा ऐसा होता है ना तो बायोडिग्रेडेबल होता है और ना ही उसको रिसाइकिल किया जा सकता है। मान लीजिए प्लास्टिक निकली या फिर और कागज़ निकला, कपड़ों के टुकड़े निकले, ना तो उनको ऐसी कंडीशन में ना उनको रिसाइकिल किया जा सकता है और ना ही बायोलॉजिकली उनको डिग्रेडेबल कंडीशन में देखा जा सकता है। ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि उस गैर रिसाइकलिंग योग्य कचरे से बने ईंधन का उपयोग सीमेंट संयंत्रों में किया जाएगा, ताप विद्युत संयंत्रों में ईंधन के रूप में किया जाएगा कि उनको जला के और उससे ईंधन का काम लिया जाएगा या ईंधन के रूप में उनको जलाकर सीमेंट या विद्युत का उत्पादन किया जाएगा। ये भी इन नए नियमों में प्रावधान किया गया है। 2032 तक जीवाश्म ईंधन के प्रतिस्थापन की दर को 5% से बढ़ाकर 15% करने का लक्ष्य है। तो जो वेस्ट जनरेट होगा जिसको रिसाइकिल नहीं किया जा सकेगा, उसको फॉसिल फ्यूल की जगह सीमेंट या ताप विद्युत संयंत्रों में प्रयोग किया जाएगा। अगली जानकारी है हिमनद झील विस्फोट बाढ़ के बारे में। हिमनद झील विस्फोट बाढ़ का मतलब, इसे इंग्लिश में कहेंगे ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड्स के बारे में। 31,000 झीलों की निगरानी एवं राष्ट्रीय GLOF जोखिम न्यूनीकरण परियोजना, इसके बारे में पढ़ लीजिए। पहले तो संदर्भ और परिचय समझ लीजिए। हिमालय क्षेत्र जिसे तीसरा ध्रुव कहा जाता है, पृथ्वी के 2 ध्रुव हैं, दक्षिणी ध्रुव और उत्तरी ध्रुव, और दोनों ध्रुव के अलावा एक क्षेत्र और ऐसा है जिसे सिंबॉलिकली प्रतीकात्मक रूप से तीसरा ध्रुव कह दिया जाता है। अब हिमालय क्षेत्र को तीसरा ध्रुव कहा जाता है प्रतीकात्मक रूप से, और ऐसा क्यों कहा जाता है ये समझ लीजिए। उत्तरी ध्रुव के क्षेत्र में जब आप जाएंगे तो वहाँ पर भी आर्कटिक सी का जो जल है वह बर्फ के रूप में विद्यमान है, क्योंकि ध्रुवीय क्षेत्रों में तापमान बहुत कम रहता है। और दक्षिणी ध्रुव के पास जाएंगे तो अंटार्कटिक महाद्वीप है, वहाँ पर भी जो जल है वह बर्फ के रूप में जमा हुआ है। तो इसी तरीके से जो हिमालय का पर्वतीय क्षेत्र है वह एक विस्तृत पर्वतीय क्षेत्र है। ऊंचाई पर जाते हुए तापमान कम हो जाता है तो वहाँ पर बहुत अधिक जल बर्फ के रूप में विद्यमान है। इसीलिए हिमालय क्षेत्र को पृथ्वी का तीसरा ध्रुव प्रतीकात्मक रूप से कह दिया जाता है नहीं, प्रतीकात्मक रूप से, क्योंकि वहाँ पर भी ऊंचाई की अधिकता के चलते तापमान कम है, जिसकी वजह से वहाँ बहुत सारे ग्लेशियर हैं और बर्फ वहाँ बहुत ज़्यादा इकट्ठी है। हिमालय क्षेत्र जिसे तीसरा ध्रुव कहा जाता है जलवायु परिवर्तन के प्रति अत्यधिक संवेदनशील है। बढ़ते तापमान के कारण हिमनद तेजी से पीछे हट रहे हैं, जिससे उनके अग्रभाग पर हिमनद झीलों का निर्माण और विस्तार हो रहा है। जैसे मान लीजिए इस वाले क्षेत्र में कोई ग्लेशियर है जहाँ पर बर्फ जमी हुई है, लेकिन किनारों पर क्या हो रहा है, धीरे धीरे करके इस बर्फ के पिघलने से जो बर्फ है वह जल के रूप में आ रही है। तो इससे क्या हो रहा है कि जो जल है वह इस क्षेत्र से बाहर की ओर प्रवाहित होगा। इसकी वजह से उन हिमनद झीलों से
आसपास के क्षेत्रों में बाढ़ आने की संभावना बनी हुई है। उसी बात को यहाँ पर लिखा गया है। हिमनद झील विस्फोट बाढ़ या ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड तब होती है जब हिमनद झील को थामे रखने वाला प्राकृतिक बांध अक्सर अस्थिर मोरन या बर्फ या मोरन का मतलब होता है कि जो हिमनद होता है उसमें अवसाद इत्यादि हो, पत्थर कंकड़ बजरी इत्यादि, उसको मोरन कह दिया जाता है। तो उस हिमनद को थामे रखने वाला प्राकृतिक बांध मोरन या बर्फ अचानक टूट जाता है। इसके परिणाम स्वरूप नीचे की घाटियों में लाखों टन पानी, मलबा और चट्टानों का विनाशकारी प्रवाह होता है। जैसे इस वाले क्षेत्र में मान लीजिए बर्फ पिघल गई तो यहाँ से जो पानी होगा, पानी अपने साथ मलबा, अवसाद इत्यादि को लेकर निचले भागों की ओर प्रवाहित होगा, तो उससे जो बाढ़ आएगी दैट विल बी कॉल्ड ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड या हिमनद बाढ़। चर्चा में क्यों है ये? आईआईटी रुड़की के शोधकर्ताओं द्वारा साइंटिफिक रिपोर्ट्स में प्रकाशित एक अभूतपूर्व अध्ययन ने हाई माउंटेन एशिया क्षेत्र में 31,698 हिमनद झीलों की पहचान की है। अगली जानकारी, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने सीडैक का मतलब हो गया सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग के सहयोग से विकसित एक स्वदेशी उपग्रह आधारित प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली का हिमाचल प्रदेश के सिस्सू में सफल परीक्षण किया है। सिस्सू हिमाचल प्रदेश में एक जगह है, लाहौल की घाटी के क्षेत्र में। अगली जानकारी है, भारत सरकार ने राष्ट्रीय GLOF जोखिम न्यूनीकरण परियोजना के तहत चिन्हित 189 उच्च जोखिम वाली झीलों की वास्तविक समय या रियल टाइम निगरानी के लिए विशेष सेंसर और स्वचालित मौसम स्टेशन स्थापित करने की प्रक्रिया तेज कर दी है। और हिमालयी राज्यों में लू के कारण, लू का मतलब है हीट वेव, जो गर्म हवा चलने लगती है उत्तर भारत के क्षेत्र में, उसी को लू कहा जाता है। हिमालयी राज्यों में लू के कारण हिमनदों के पिघलने की दर में 15% की वृद्धि दर्ज की गई है, जिससे ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड का खतरा क्रिटिकल या चरम स्तर पर पहुंच चुका है। इन सब कारणों की वजह से ये GLOF या हिमनदीय बाढ़ चर्चा में बनी हुई है। अब कुछ और बातें पढ़ लीजिए इसी के संदर्भ में। जो आईआईटी रुड़की के द्वारा जो अध्ययन किया गया है उसमें क्या क्या बातें निकल कर आई हैं। 2016 से 2024 के बीच हिमनद झीलों के क्षेत्रफल में 5.5% की शुद्ध वृद्धि देखी गई है, क्योंकि जैसे जैसे तापमान में वृद्धि होती चली जा रही है वैसे वैसे हिमनदों का जो जल है वह पिघलता जा रहा है। इस वजह से हिमनदों के आसपास के क्षेत्र में हिमनदीय झीलें बनती जा रही हैं। खतरे का पैमाना, अध्ययन के अनुसार हिमालय में लगभग 9.3 मिलियन लोग इन झीलों के साए में रह रहे हैं। इनमें से 3 मिलियन लोग सीधे तौर पर इन झीलों के 10 किलोमीटर के दायरे में हैं, जहां चेतावनी का समय अत्यंत कम होता है। पूर्वी हिमालय, सिक्किम और अरुणाचल में झीलों की संख्या सर्वाधिक है, जबकि क्लियनशान जो पर्वत श्रृंखला है चीन के क्षेत्र में, तिब्बत के क्षेत्र में, वहां झील विस्तार की दर 22.5% सबसे अधिक दर्ज की गई है। अब इस परियोजना के बारे में समझ लीजिए। नेशनल जो GLOF प्रोजेक्ट है, ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड जोखिम न्यूनीकरण परियोजना है, इसके बारे में भी पढ़ लीजिए। ये 150 करोड़ रुपए की परियोजना है, जिसमें केंद्र सरकार का हिस्सा 135 करोड़ का होगा। ये 4 राज्यों सिक्किम, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश पर केंद्रित हैं। 4 इसके स्तंभ हैं। खतरा मूल्यांकन, इसरो के सहयोग से उपग्रह आधारित हिमनद झील सूची का निर्माण करना, प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली, सेंसर और इनसेट आधारित संचार प्रणालियों का उपयोग करना, संरचनात्मक उपाय करना, झीलों के स्तर को कम करने के लिए शिफनिंग और कृत्रिम चैनलों का निर्माण करना। शिफनिंग का मतलब होता है कि एक जगह से, किसी क्षेत्र से जल को किसी दूसरे क्षेत्र की ओर स्थानांतरित कर देना। मान लीजिए कोई ऐसा हिमनद है जहाँ पर बहुत तेजी से बर्फ पिघल रही है और बर्फ पिघलने से जल की प्राप्ति हो रही है और आसपास वहाँ पर हिमनदी झील बन रही है, कभी भी वहाँ पर बाढ़ आ सकती है। ऐसी स्थिति में उस हिमनदीय झील से जल को सुरक्षित किसी अन्य क्षेत्र की ओर स्थानांतरित कर देना, उसको कहा जाता है सिफनिंग। तो संरचनात्मक उपाय करना, झीलों के जल स्तर को कम करने के लिए शिफनिंग करना या कृत्रिम चैनलों का निर्माण करके जल को वहाँ से सुरक्षित निकाल लेना, बाढ़ की स्थिति ना उत्पन्न होने पाए। क्षमता निर्माण करना, स्थानीय समुदायों के लिए आपदा ड्रिल और लास्ट माइल अलर्ट कनेक्टिविटी। लास्ट माइल अलर्ट कनेक्टिविटी का मतलब हो गया कि अगर कोई झील, ऐसी किसी हिमनदी झील से अगर कोई बाढ़ इत्यादि आ जाए तो उसके लिए स्थानीय लोगों को संपर्क प्रदान करना,
लोगों को ऐसी आपदा से लड़ने की क्षमता प्रदान करना। इन 4 स्तंभों पर यह परियोजना आधारित है। अगली जानकारी है भारतीय कार्बन बाजार, इंडियन कार्बन मार्केट के बारे में, और सीसीटीएस। सीसीटीएस का मतलब हो गया कार्बन क्रेडिट ट्रेड स्कीम के बारे में, कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम। जैसे मान लीजिए एक कंपनी को क्योटो प्रोटोकॉल के तहत ये प्रावधान किया गया था, लक्ष्य दे दिए गए कि आप इस लेवल तक ही कार्बन उत्सर्जन करते हैं, लेकिन उस कंपनी ने नवीकरणीय ऊर्जा का प्रयोग करके या अन्य तरीके से उस लक्ष्य से कम उत्सर्जन किया, तो प्रति टन कम कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित करने के लिए उसको कार्बन क्रेडिट दिया जाएगा और वह उस कार्बन क्रेडिट को बाजार में बेचकर आर्थिक लाभ कमा सकता है। खरीदेगा कौन? खरीदेगी वह कंपनी जिस कंपनी को जितना लक्ष्य दिया गया था उस लक्ष्य से अधिक अगर उसने कार्बन उत्सर्जन किया है, तो क्षतिपूर्ति के लिए उसको अतिरिक्त कार्बन यूनिट्स की खरीद करनी पड़ेगी। यही कॉन्सेप्ट है कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम की। घरेलू कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग योजना का क्रियान्वयन और प्रकृति 2026 सम्मेलन। इतनी सी बात सुनने के बाद अब आगे की बात समझ लीजिए। कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2022 के तहत अधिसूचित एक नियामकीय ढांचा है। ये ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने या हटाने के लिए कार्बन क्रेडिट सर्टिफिकेट के व्यापार के माध्यम से कार्बन की कीमत निर्धारित करता है। और इसमें 2 तंत्र हैं, अनुपालन तंत्र और ऑफसेट तंत्र। दोनों तंत्रों के बारे में हम आगे पढ़ लेंगे। इसमें कार्बन क्रेडिट सर्टिफिकेट दिया जाता है। कार्बन क्रेडिट सर्टिफिकेट का मतलब है कि प्रति टन कम कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन करने के लिए एक कार्बन क्रेडिट या कार्बन यूनिट का उसको सर्टिफिकेट दिया जाएगा। वह या कम कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन करने वाली कंपनी उस कार्बन क्रेडिट यूनिट को बाजार में बेचकर आर्थिक लाभ कमा सकती है। और जब आर्थिक लाभ मिलेगा तो कोई भी कंपनी कम कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित करने के लिए प्रेरित होगी। इससे जलवायु परिवर्तन नियंत्रित होगा। और जो कंपनी दिए गए लक्ष्य से अधिक ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन करती है, उसे पैसा खर्च करके कार्बन क्रेडिट खरीदना होगा। इससे क्या होगा कि उसका नुकसान बढ़ेगा, क्योंकि उसे बाजार से कार्बन क्रेडिट खरीदना पड़ रहा है। तो वह इस तरीके से कार्बन क्रेडिट को, कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए हतोत्साहित होगी। इस तरीके से जलवायु परिवर्तन को नियंत्रित किया जा सकता है। तो जलवायु परिवर्तन को नियंत्रित करने के लिए एक ये रणनीति है। भारतीय कार्बन बाजार संपूर्ण भारतीय अर्थव्यवस्था पर लागू है, जिसमें ऊर्जा सघन औद्योगिक क्षेत्र, नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादक और स्वैच्छिक कार्बन कटौती परियोजनाएं शामिल हैं। भारत के नेट जीरो 2070 और एनडीसीज 45% उत्सर्जन तीव्रता में कमी के लक्ष्यों को प्राप्त करने का एक बाजार आधारित उपकरण है। अब ये चर्चा में क्यों है? फिर इसके बाद इसके अनुपालन तंत्र और जो दूसरा तंत्र लिखा हुआ था स्वैच्छिक अनुपालन तंत्र और ऑफसेट तंत्र या क्षतिपूर्ति तंत्र को देख लेंगे। पहले तो ये समझ लीजिए ये चर्चा में क्यों है। केंद्रीय विद्युत मंत्री ने नई दिल्ली में प्रकृति 2026 नामक अंतर्राष्ट्रीय कार्बन बाजार सम्मेलन का उद्घाटन किया। तो ऐसा हो सकता है कि प्रश्न इस बार के प्रीलिम्स में पूछ लिया जाए कि जो प्रकृति 2026 है वह किससे संबंधित था, क्या सम्मेलन था। वह सम्मेलन अंतर्राष्ट्रीय कार्बन बाजार सम्मेलन था, जिसका उद्घाटन केंद्रीय विद्युत मंत्री ने नई दिल्ली में 21 मार्च 2026 को किया था। इसी अवसर पर आधिकारिक भारतीय कार्बन बाजार पोर्टल भी लॉन्च किया गया। इंडियन कार्बन मार्केट .gov.in ये पोर्टल या वेबसाइट भी लॉन्च की गई। 5 फरवरी 2026 को सरकार ने संसद में सूचित किया कि सीसीटीएस का पूर्ण क्रियान्वयन ढांचा तैयार है, जिसमें उत्सर्जन तीव्रता लक्ष्यों की निगरानी के लिए डिजिटल एमआरबी का मतलब मॉनिटरिंग, रिपोर्टिंग एंड वेरिफिकेशन प्रणाली को एकीकृत किया गया है। सरकार ने 4 नए क्षेत्रों पेट्रोलियम रिफाइनरी, पेट्रोकेमिकल्स, टेक्सटाइल और सेकेंडरी एल्यूमिनियम के लिए उत्सर्जन लक्ष्य अधिसूचित किए, जिससे अब कुल 490 संस्थाएं अनुपालन तंत्र के दायरे में आ गई हैं। यही मैं आपको बता रहा था कि सरकार ने 4 नए क्षेत्रों के लिए उत्सर्जन लक्ष्य अधिसूचित किए हैं कि प्रत्येक कंपनी को उनकी क्षमता के अनुसार ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन की एक सीमा दे दी गई है कि वार्षिक रूप से आप इससे ज़्यादा उत्सर्जन नहीं कर सकते। तो जो कंपनियां कम उत्सर्जन करेंगी उन्हें कार्बन क्रेडिट वे अर्न करेंगी और उसको बाजार में बेचकर आर्थिक लाभ कमाएंगी। जो कंपनियां उनको दी गई सीमा से अधिक कार्बन डाइऑक्साइड या ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन करेंगी, उन कंपनियों को ऐसे कार्बन क्रेडिट को खरीदना पड़ेगा।
इस वजह से वे कम कार्बन डाइऑक्साइड या अन्य ग्रीन हाउस गैसों को उत्सर्जित करने के लिए हतोत्साहित होंगी। इस तरीके से जलवायु परिवर्तन को नियंत्रित किया जा सकेगा। और जो रिसेंट कंडीशन है, भारत का कार्बन बाजार एशिया के सबसे बड़े और सबसे पारदर्शी अनुपालन बाजारों में से एक बन गया है। अब समझ लीजिए कि जो डुअल मैकेनिज्म है, एक तो हो गया अनुपालन तंत्र, दूसरा हो गया ऑफसेट तंत्र। वे क्या है? अनुपालन तंत्र में ऊर्जा सघन क्षेत्रों की बाध्य संस्थाओं के लिए अनिवार्य है। ऊर्जा सघन क्षेत्र मतलब जिनमें अधिक ऊर्जा खपत होती है और जिनसे अधिक मात्रा में ग्रीन हाउस गैसेस का उत्सर्जन होता है, उनके लिए अनिवार्य है ये कंप्लायंस मैकेनिज्म। जो कंपनियां अपने निर्धारित लक्ष्यों से बेहतर प्रदर्शन करती हैं, उन्हें कार्बन क्रेडिट सर्टिफिकेट जारी किए जाते हैं और जिन्हें वे उन कंपनियों को बेच सकती हैं जो लक्ष्य पूरा नहीं कर पाई हैं। ये जो सिस्टम होता है, इसे कहा जाता है अनुपालन तंत्र। और दूसरा है ऑफसेट या क्षतिपूर्ति तंत्र। ये स्वैच्छिक होता है। गैर बाध्य संस्थाओं जैसे एमएसएमई, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज हो गए, जैसे किसान हो गए, रिन्यूएबल एनर्जी उत्पादक, आरई का मतलब रिन्यूएबल एनर्जी उत्पादक, नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन करने वाले हो गए, उनके लिए ये स्वैच्छिक होता है। और इसके माध्यम से वे क्या करते हैं कि जैसे मान लीजिए किसान हो गए, एमएसएमई हो गए, रिन्यूएबल एनर्जी उत्पादक हो गए, इस तरीके से उन्होंने कम उत्सर्जन करके जो उन्होंने कार्बन क्रेडिट अर्न किया है, उसको भी वे बाजार में बेच करके आर्थिक लाभ कमा सकते हैं। लेकिन ये स्वैच्छिक होता है और गैर बाध्यकारी संस्थाओं पर लागू होता है। जो प्रकृति 2026 सम्मेलन जो अभी हाल ही में किया गया था नई दिल्ली में, वह और 3C का विजन क्या है? सम्मेलन के दौरान भारतीय कार्बन बाजार की सफलता के लिए 3 स्तंभों पर जोर दिया गया है। पहला C है क्रेडिबिलिटी, विश्वसनीयता। डिजिटल एमआरबी, एमआरबी का मतलब मॉनिटरिंग, रिपोर्टिंग और वेरिफिकेशन के माध्यम से यह सुनिश्चित करना कि प्रत्येक टन कार्बन कटौती वास्तविक और सत्यापन योग्य हो। पूंजी कैपिटल, कार्बन ट्रेडिंग के माध्यम से स्वच्छ तकनीकों में खरबों डॉलर के निवेश को आकर्षित करना। और अगली सी है कोलैबोरेशन, 3C, क्रेडिबिलिटी, कैपिटल और कोलैबोरेशन। थर्ड C कोलैबोरेशन या सहयोग, जिसमें पेरिस समझौते के अनुच्छेद 6 के तहत वैश्विक कार्बन बाजारों के साथ समन्वय स्थापित करना। ये इस प्रकृति 2026 सम्मेलन में इन 3C या 3 क्षेत्रों पर ध्यान दिया गया था। अगली जानकारी है जैव अर्थव्यवस्था और सतत कृषि प्रतिमान के बारे में, जिसमें मिस्टी और पीएम प्रणाम का विस्तृत एकीकरण किया गया है। अब इसको समझ लीजिए। पहले तो जैव अर्थव्यवस्था को समझ लीजिए। जैव अर्थव्यवस्था एक ऐसा आर्थिक मॉडल है जो पौधों, जानवरों, सूक्ष्म जीवों और अपशिष्ट जैसे जैविक संसाधनों के सतत उपयोग पर आधारित है। मिस्टी क्या है और पीएम प्रणाम क्या है, इन तीनों बातों को समझ लीजिए, फिर आगे की बात समझेंगे। मिस्टी क्या है? मिस्टी और ये प्रणाम जो इनिशिएटिव्स हैं, ये जून 2023 में शुरू किए गए थे। मिस्टी को शुरू किया गया था मैंग्रोव साइट्स के संरक्षण के लिए। ये 5 जून 2023 को शुरू किया गया था। इसके बारे में 2025 का जो यूपीपीसीएस का पेपर हुआ है, उसमें प्रश्न भी पूछा गया था। मिस्टी, मैंग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोरलाइन हैबिटेट्स एंड टेंजिबल इनकम्स, तटीय ब्लू कार्बन और आजीविका संवर्धन के माध्यम से जैव अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने के लिए ये पहल शुरू की गई थी 5 जून 2023 को। अगली है पीएम प्रणाम, प्रोग्राम फॉर रिस्टोरेशन अवेयरनेस नरिशमेंट एंड एम्लियोरेशन ऑफ मदर अर्थ। इसमें मुख्य फोकस कहाँ किया गया था? रासायनिक उर्वरकों के स्थान पर वैकल्पिक या जैविक खाद को बढ़ावा देकर मृदा आधारित जैव अर्थव्यवस्था की नींव रखना। 28 अक्टूबर 2023 को ये पहल शुरू की गई थी। अब जैव अर्थव्यवस्था, मिस्टी और पीएम प्रणाम के कॉन्सेप्ट को समझने के बाद अब आगे बढ़िए। भारत की जैव अर्थव्यवस्था का दायरा अब केवल पारंपरिक कृषि तक सीमित नहीं है, बल्कि ये 11,098.8 किलोमीटर लंबी तटरेखा से लेकर, अब आप लोग यहाँ पर जो लिखी हुई देख रहे होंगे तटरेखा की लंबाई, वह 11,098.8 है। अप्रैल 2025 में, पहले आप लोग जो पुरानी किताबें होंगी उनमें पढ़ते होंगे कि भारत की जो तटरेखा है वह 7,516.6 या 7,517 किलोमीटर पढ़ते होंगे। लेकिन अप्रैल 2025 में ये जानकारी सामने आई कि भारत की तटरेखा की जो लंबाई है वह मापन पद्धति में बदलाव के कारण 11,098.8 किलोमीटर की लंबाई वाली हो गई है।
तो अगर अब आपको कहीं पर भी मुख्य परीक्षा में या कहीं पर भी रेफरेंस देना हो तो भारत की तट रेखा की लंबाई या आपसे कोई तथ्यात्मक प्रश्न पूछ लिया जाए तो यही वाली बताएंगे। 11,098.81 किलोमीटर है ये, जिससे शॉर्ट में मैंने 11,098.8 किलोमीटर लिख दिया है। भारत की जैव अर्थव्यवस्था का दायरा अब केवल पारंपरिक कृषि तक सीमित नहीं है, बल्कि ये 11,098.8 किलोमीटर लंबी तटरेखा से लेकर देश के सघन कृषि मैदानों तक विस्तृत है। और ये जो मिस्टी पहल है, जो मैंग्रोव के संरक्षण के लिए है, मैंग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोरलाइन हैबिटेट्स एंड टेंजिबल इनकम्स, ये पहल मुख्य रूप से 11 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों के तटीय पारिस्थितिक तंत्र पर केंद्रित है, जबकि जो पीएम प्रणाम का विस्तार संपूर्ण भारत की कृषि भूमि और मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन के लिए लक्षित है। अब ये चर्चा में क्यों है उसको भी समझ लीजिए। केंद्र सरकार ने मिस्टी चरण 2 के शुभारंभ की घोषणा की है 10 अप्रैल 2026 को। इस चरण में विशेष रूप से पूर्वी तट, पश्चिम बंगाल और ओडिशा के गंभीर रूप से खंडित मैंग्रोव वनों के पुनर्स्थापन और तट रेखा कटाव को रोकने के लिए 1,000 करोड़ रुपए के अतिरिक्त बजटीय आवंटन के साथ जोड़ दिया गया है। इसके अलावा केंद्रीय मंत्रिमंडल ने खरीफ 2026 सीजन के लिए 41,534 करोड़ की उर्वरक सब्सिडी को मंजूरी दी थी। इसी के साथ पीएम प्रणाम के तहत उन राज्यों की पहचान की गई जिन्होंने पिछले 3 वर्षों के औसत की तुलना में रासायनिक उर्वरक खपत में 12% से अधिक की प्रभावी कमी दर्ज की है। 24 मार्च 2026 को डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने इंडिया बायो इकोनॉमी रिपोर्ट 2026 जारी की, जिसमें बताया गया कि भारत की जैव अर्थव्यवस्था $195.3 बिलियन तक पहुंच गई है, जिसमें जैव कृषि और जैव औद्योगिक क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है। इसके अलावा वर्तमान स्थिति यह है कि भारत 2030 तक $300 बिलियन की जैव अर्थव्यवस्था के लक्ष्य की ओर अग्रसर है, जहां ब्लू इकोनॉमी और ग्रीन एग्रीकल्चर एक एकीकृत मॉडल के रूप में कार्य कर रहे हैं। अब मिस्टी चरण 2 और ब्लू कार्बन कूटनीति क्या है? 2025-26 के दौरान मिस्टी ने 4,536 हेक्टेयर से अधिक मैंग्रोव क्षेत्र को रिस्टोर या पुनर्बहाली की है। अब 2026 के नए लक्ष्यों के तहत 22,560 हेक्टेयर की पहचान की गई है। आय के साधन, इसमें केवल वृक्षारोपण नहीं है, बल्कि सस्टेनेबल एक्वाकल्चर, जैसे पश्चिम बंगाल का सस्टेनेबल एक्वाकल्चर इन मैंग्रोव इकोसिस्टम मॉडल और मैंग्रोव शहद उत्पादन के माध्यम से स्थानीय समुदायों की आय में 25% वृद्धि का भी लक्ष्य रखा गया है। जलवायु ढाल, मैंग्रोव को चक्रवातों के विरुद्ध प्राकृतिक बायोशील्ड के रूप में वैज्ञानिक रूप से मजबूत किया जा रहा है। 2011 के यूपीएससी के प्रीलिम्स के एग्जाम में या 2011 की आईएएस की परीक्षा में प्रश्न पूछा गया था कि जो मैंग्रोव कवर है या जो मैंग्रोव का आवरण है वह चक्रवातीय स्थितियों में, सुनामी के समय वह किस प्रकार से सुरक्षा प्रदान करता है। क्योंकि जो मैंग्रोव फॉरेस्ट होते हैं या मैंग्रोव के जो वृक्ष होते हैं उनकी जड़ें उलझी हुई होती हैं, तो वे दलदली भूमि में गहराई तक घुसी हुई या धसी हुई होती हैं और वे किसी भी तूफान की स्थिति में आसानी से उखड़ती नहीं हैं। और इसके साथ साथ वे एक कार्बन सिंक के रूप में भी काम करती हैं, तो तटीय आपदाओं से भी सुरक्षा करती हैं और उसके अलावा जलवायु परिवर्तन के लिए भी कार्य करती हैं। जलवायु परिवर्तन को नियंत्रित करने के लिए कार्बन भंडार के रूप में भी मैंग्रोव के फॉरेस्ट काम करते हैं। तो इसीलिए लिखा है जलवायु ढाल, मैंग्रोव को चक्रवातों के विरुद्ध प्राकृतिक बायोशील्ड के रूप में वैज्ञानिक रूप से मजबूत किया जा रहा है। पीएम प्रणाम और राजकोषीय संघवाद, जैसा कि हम लोगों ने पहले ही पढ़ लिया था कि जो पीएम प्रणाम योजना थी, इसका मुख्य उद्देश्य था कि रासायनिक उर्वरकों में कमी की जाए या रासायनिक उर्वरकों की खपत में कमी की जाए और वैकल्पिक या जैविक खादों का प्रयोग किया जाए। सब्सिडी बचत मॉडल, ये योजना राज्यों को रासायनिक उर्वरक जैसे यूरिया, डीएपी कम करने के बदले वित्तीय पुरस्कार देती है। बचाई गई सब्सिडी का 50% हिस्सा राज्यों को अनुदान के रूप में मिलता है। सरकार वर्तमान समय में, केंद्र सरकार सब्सिडी देती है, यूरिया पर सब्सिडी देती है, अन्य जो रासायनिक उर्वरक हैं उन पर भी सब्सिडी देती है। तो जब राज्य रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग कम करेंगे, वैकल्पिक उत्पादों का, वैकल्पिक खादों का प्रयोग ज़्यादा करेंगे, तो क्या होगा कि रासायनिक उर्वरकों की खपत कम होगी। रासायनिक उर्वरकों की खपत कम होगी तो केंद्र सरकार को रासायनिक उर्वरकों पर सब्सिडी कम देनी पड़ेगी। तो जो धन बचेगा उसका 50% हिस्सा अनुदान के रूप में उन राज्यों को दे दिया जाएगा। आर्थिक लाभ होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर का सृजन होगा। इस अनुदान के 70% हिस्से का उपयोग गांव के स्तर पर बायो इनपुट रिसोर्स सेंटर और फर्मेंटेड ऑर्गेनिक मैन्योर का मतलब खाद के उत्पादन संयंत्र लगाने के लिए किया जा रहा है। मृदा सॉवरेंटी,
रासायनिक खाद पर विदेशी निर्भरता कम कर स्वदेशी जैव खाद को मुख्यधारा में लाना, ये सारे प्रयास हैं पीएम प्रणाम योजना के। पीएम प्रणाम और मिस्टी, इनके एकीकरण के लाभ क्या होंगे? कृषि अवशेषों और तटीय अपशिष्ट का उपयोग बायोप्लास्टिक और जैव ईंधन उत्पादन में किया जा रहा है, जो जैव औद्योगिक क्षेत्र को $90 बिलियन से अधिक की वृद्धि प्रदान कर रहा है। और उसके साथ साथ पारिस्थितिक स्वास्थ्य का संरक्षण भी हो रहा है। मैंग्रोव का संरक्षण समुद्री जैव विविधता को बढ़ाता है, जबकि पीएम प्रणाम मृदा के सूक्ष्म जीवों को पुनर्जीवित करता है। अगली जानकारी है चर्चा में रही कुछ प्रजातियां। पहली जानकारी है इरावदी डॉल्फिन के बारे में। ये इरावदी डॉल्फिन का एक फोटो आप लोग देख रहे हैं। दूसरा है ह्यूलॉक गिब्बन के बारे में। गिब्बन एक बंदर की एक प्रजाति है, ह्यूलॉक गिब्बन। और तीसरा है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के बारे में। ये कुछ ऐसी प्रजातियां हैं जो अभी हाल ही में चर्चा में रही हैं, इनके बारे में भी पढ़ लीजिए। इरावदी डॉल्फिन, ह्यूलॉक गिब्बन और ये है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। अब पढ़ लीजिए इरावदी डॉल्फिन क्यों चर्चा में रही है। इरावदी डॉल्फिन ओडिशा जनगणना 2026, ओडिशा वन विभाग द्वारा आयोजित राज्यव्यापी जनगणना में रिकॉर्ड 765 डॉल्फिन दर्ज की गई हैं। और इससे संबंधित डेटा क्या सामने आया कि चिल्का झील में इरावदी डॉल्फिन की संख्या 159 पर स्थिर बनी हुई है, जबकि राज्य में इनकी कुल संख्या 208 दर्ज की गई है। अन्य स्थानों जैसे बालेश्वर और गंजम में भी इनका प्रसार देखा गया है। हुलाक गिब्बन, रेलवे विद्युतीकरण त्रासदी। असम में एक वन्यजीव अभयारण्य है, उसका नाम है होलोंगा पार गिब्बन वन्यजीव अभयारण्य। उस वन्यजीव अभयारण्य में रेलवे लाइन के विद्युतीकरण के कारण एक नर हुलाक गिब्बन की बिजली के झटके से मृत्यु हो गई, करंट लगने से मृत्यु हो गई। इसलिए हुलाक गिब्बन खबरों में बना हुआ है। ये घटना रेलवे द्वारा लगाए गए कैनोपी ब्रिज की प्रभावशीलता और नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ द्वारा दिए गए क्लियरेंस पर गंभीर सवाल उठाती है, इसलिए हुलाक गिब्बन खबरों में बना हुआ था। तीसरी जानकारी है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के बारे में। प्रजनन सफलता। राजस्थान के संरक्षण प्रजनन केंद्र में जैसलमेर में है, डेजर्ट नेशनल पार्क में जैसलमेर में ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का कैप्टिव रिप्रोडक्शन किया जा रहा है। एक जगह पर रखकर उनको कृत्रिम रूप से प्रजनन किया जा रहा है। राजस्थान के संरक्षण केंद्र जैसलमेर में है, जो प्रजनन केंद्र में 2 नए चूजों के जन्म के साथ बंदी आबादी 70 तक पहुंच गई। बंदी आबादी का मतलब है कि एक जगह कैप्टिव करके, एक जगह रख कर फिर उनका प्रजनन किया जा रहा है, जिससे कि ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की संख्या बढ़ाई जा सके। अप्रैल 2026 में सुप्रीम कोर्ट ने दिसंबर 2025 के अपने ऐतिहासिक फैसले के क्रियान्वयन की समीक्षा की, जिसमें ग्रेट इंडियन बस्टर्ड आवासों में बिजली लाइनों को भूमिगत करने और सौर परियोजनाओं पर प्रतिबंध लगाने के सख्त निर्देश दिए गए थे। इन सब कारणों की वजह से इरावदी डॉल्फिन, हुलाक गिब्बन और ग्रेट इंडियन बस्टर्ड चर्चा में बनी हुई कुछ प्रजातियां थीं। अब तीनों के बारे में कुछ बातें समझ लीजिए। इरावदी डॉल्फिन, इसके आवास प्रबंधन की क्या क्या चुनौतियां हैं। संरक्षण की स्थिति। चिल्का झील में जनसंख्या स्थिर रहने का मुख्य कारण है धीमी प्रजनन दर और प्रवास। और बाधाएं क्या क्या हैं। अवैध झींगा घेरी। अवैध झींगा घेरी, प्रॉन घेरीज का मतलब ये हो गया कि जो अवैध रूप से एक्वाकल्चर किया जाता है, छोटे छोटे क्षेत्रों में बाड़ लगाकर जो झींगा मछली इत्यादि का पालन किया जाता है, उनको घेरी कह दिया जाता है। अवैध झींगा घेरी और मछली पकड़ने वाले नायलॉन जालों का उपयोग आवास को तनावपूर्ण बना रहा है, जिसकी वजह से ये जो इरावदी डॉल्फिन्स हैं वे माइग्रेट कर रही हैं। चिल्का विकास प्राधिकरण द्वारा पारिस्थितिकी बहाली के माध्यम से इको टूरिज्म और संरक्षण के बीच संतुलन बनाने का प्रयास किया जा रहा है। अगला है हुलाक गिब्बन, रैखिक बुनियादी ढांचा और विखंडन। असम में रेलवे लाइन होलोंगा पार गिब्बन वन्यजीव अभयारण्य को 2 असमान भागों में विभाजित करती है। गिब्बन जो पूरी तरह से पेड़ों पर निर्भर रहते हैं, वे जमीन पर नहीं उतरते हैं। रेलवे ने भारी निवेश कर कृत्रिम पुल बनाए, लेकिन गिब्बन अक्सर प्राकृतिक क्षेत्र को प्राथमिकता देते हैं। विद्युतीकरण ने इन रास्तों को डेथ ट्रैप में बदल दिया है। जो गिब्बन है वे जमीन पर नहीं उतरते हैं, लेकिन जो इलेक्ट्रिफिकेशन किया गया, विद्युतीकरण, तार वगैरह इधर उधर खींचे गए हैं, तो जब ये गिब्बन एक तरफ से दूसरी तरफ मूव करते हैं, एक क्षेत्र से दूसरी तरफ, वे उन बिजली के तारों के संपर्क में आ जाते हैं, जिससे करंट लगने से उनके मरने का खतरा बना हुआ है। और एक की तो डेथ हो भी गई थी, जिसकी वजह से ही ये प्रजाति चर्चा में बनी हुई है। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ऊर्जा बनाम पारिस्थितिकी। सुप्रीम कोर्ट ने 2026 में इको सेंट्रिक
दृष्टिकोण अपनाते हुए स्पष्ट किया है कि नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्य जैव विविधता की कीमत पर पूरे नहीं किए जा सकते। और अगली जानकारी, सॉफ्ट रिलीज रणनीति। बंदी प्रजनन पक्षियों को अब सीधे जंगल में छोड़ने के बजाय सुरक्षित बाड़ों में धीरे धीरे अभ्यस्त किया जा रहा है ताकि उनकी उत्तरजीविता दर बढ़ सके। जो कैप्टिव ब्रीडिंग कराई गई है एक जगह पर रखकर जैसलमेर के क्षेत्र में ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की जो कैप्टिव ब्रीडिंग कराई गई है, उससे जो बच्चे जन्म ले रहे हैं ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के, उनको जंगल में सीधे नहीं छोड़ा जा रहा है, बल्कि धीरे धीरे पहले सुरक्षित बाड़ों में, फिर जब वे बड़े हो जाएं फिर उनको जंगल में छोड़ा जा रहा है ताकि वे अधिक लंबे समय तक सर्वाइव कर सकें। इनसे संबंधित कुछ और जानकारियां भी दी गई थी। IUCN स्थिति देखेंगे। प्रारंभिक परीक्षा है तो मुख्य अवधारणाएं इन प्रजातियों से संबंधित। कई बार प्रश्न ये पूछ लिए जाते हैं कि जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है वह IUCN की जो रेड लिस्ट है उसमें किस रूप में वर्गीकृत है। तो जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है वह क्रिटिकली एंडेंजर्ड, हिंदी में इसे लिखा गया गंभीर रूप से लिप्तप्राय और इंग्लिश में लिखा जाएगा क्रिटिकली एंडेंजर्ड। इरावदी डॉल्फिन एंडेंजर्ड, संकटग्रस्त या लुप्तप्राय, और ये भी एंडेंजर्ड। तो हो सकता है कि अगर एग्जाम में प्रश्न पूछा जाए और हिंदी में लिख दिया जाए कहीं संकटग्रस्त या लुप्तप्राय तो फिर आप लोग कंफ्यूज हो जाएं। लुप्तप्राय के लिए इंग्लिश वर्ड है एंडेंजर्ड। तो जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है दैट इज क्लासिफाइड एज क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीसीज and Hulac gibbon is classified as endangered and also Irrawaddy dolphin is classified as endangered species in the red list of IUCN. शेड्यूल 1, तीनों प्रजातियों को जो भारत में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम लागू किया गया था 1972 में, उसकी अनुसूची 1 के तहत उच्चतम विधिक सुरक्षा प्राप्त है। इंडिकेटर स्पीसीज, कुछ ऐसी प्रजातियां होती हैं जो अपने पारितंत्र के स्वास्थ्य का संकेत देती हैं। तो जो डॉल्फिन है वह जल की स्वच्छता का संकेत देती है। अगर जल स्वच्छ होगा तो वहाँ पर डॉल्फिन पाई जाएगी, अगर जल प्रदूषित होगा तो वहाँ से डॉल्फिन माइग्रेट कर जाती है। तो जो डॉल्फिन है वह किसी क्षेत्र में जल की स्वच्छता का प्रतीक है। गिब्बन वनों की सघनता का और ग्रेट इंडियन बस्टर्ड घास के मैदानों के स्वास्थ्य का संकेत देने वाली प्रजाति है। आर्टिकल 21, सुप्रीम कोर्ट ने ग्रेट इंडियन बस्टर्ड संरक्षण को स्वच्छ पर्यावरण के मौलिक अधिकार से जोड़ा है। अगली जानकारी है पर्यावरण लेखा परीक्षा ऑडिट नियम 2025 के बारे में, विनियामक ढांचा और 2026 का कार्यान्वयन परिदृश्य। इसको भी पढ़ लीजिए। पहले तो समझ लीजिए परिचय। अधिसूचना और विधिक अधिकार क्या है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने 29 अगस्त 2025 को पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 3, 6 और 25 के तहत पर्यावरण लेखा परीक्षा नियम 2025 अधिसूचित किए हैं। ये नियम भारत में निरीक्षण आधारित अनुपालन से लेखा परीक्षा आधारित शासन की ओर एक महत्वपूर्ण प्रस्थान का प्रतिनिधित्व करते हैं। पहले था इंस्पेक्शन बेस्ड, जो निरीक्षण करके और स्वतः या जो लोग जो रिस्पॉन्सिबल थे किसी प्रोजेक्ट के लिए तो वो इंस्पेक्शन बेस्ड कंप्लायंस उसमें फॉलो किया जाता था। अब कर दिया गया है लेखा परीक्षा आधारित शासन। और लेखा परीक्षा भी कौन करेगा? लेखा परीक्षा स्वतः आप नहीं करेंगे, लेखा परीक्षा उसके द्वारा की जाएगी जो पंजीकृत पर्यावरणीय लेखा परीक्षक होंगे उनके द्वारा। अब इसको समझिए, इसके तहत केवल पंजीकृत पर्यावरण लेखा परीक्षकों द्वारा आयोजित स्वतंत्र ऑडिट ही कानूनी रूप से मान्य होंगे। ये प्रणाली स्व रिपोर्टिंग की कमियों को दूर करने के लिए। पहले क्या होता था कि जो प्रोजेक्ट, जो कोई भी परियोजना किसी एजेंसी द्वारा संचालित की जाती थी तो वही इंस्पेक्शन बेस्ड कॉम्प्लायंस कर देते थे, स्वैच्छिक थी। अब ऐसा नहीं होगा। अब क्या किया जाएगा कि केवल जो पंजीकृत पर्यावरण लेखा परीक्षक होंगे उनके द्वारा जो ऑडिट किया जाएगा और वो जो रिपोर्ट देंगे उसी को वैलिड माना जाएगा। ये प्रणाली स्व रिपोर्टिंग की कमियों को दूर करने और डेटा की सत्यता सुनिश्चित करने के लिए रियल टाइम उत्सर्जन निगरानी को अनिवार्य बनाती है। अब ये चर्चा में क्यों है? 19 फरवरी 2026 को माननीय उच्चतम न्यायालय ने भोपाल नगर निगम बनाम डॉक्टर सुभाष सी पांडे मामले में ऐतिहासिक निर्णय देते हुए स्पष्ट किया कि पर्यावरणीय नियमों का अनुपालन न करना अनुच्छेद 21 या जीवन के अधिकार का उल्लंघन है। कोर्ट ने 1 अप्रैल 2026 से नए ठोस अपशिष्ट प्रबंधन अधिनियमों, नए ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियमों और पर्यावरण ऑडिट मानदंडों को अनिवार्य रूप से लागू करने का निर्देश दिया है।
तो इस वजह से भी ये खबरों में। 5 फरवरी 2026 का डेवलपमेंट क्या कहता है? कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट के ओसिम्स सेल ने, ओसिम्स की फुल फॉर्म देख लीजिए, ये है ऑनलाइन कंटिन्यूअस एमिशन मॉनिटरिंग सिस्टम। ओसिम की फुल फॉर्म हो गई, फिर से पढ़ लीजिए, कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट के ओसिम्स ऑनलाइन कंटिन्यूअस एमिशन मॉनिटरिंग सिस्टम सेल ने दिल्ली एनसीआर के 865 उद्योगों में वास्तविक समय उत्सर्जन निगरानी प्रणाली के सफल सत्यापन की पुष्टि की, इसलिए भी ये खबरों में बना हुआ है। अगली जानकारी है, राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद ने पर्यावरण लेखा परीक्षा नामित एजेंसी इन्वायरमेंट ऑडिट डेजिग्नेटेड एजेंसी के रूप में पूर्व अधिगम की मान्यता, रिकॉग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग के माध्यम से ऑडिटरों के पंजीकरण की प्रक्रिया को पूर्ण गति प्रदान की। इन सब वजहों से चर्चा में है। अब समझ लीजिए संस्थागत संरचना और REA की भूमिका, रजिस्टर्ड एनवायरमेंट ऑडिटर्स की भूमिका। पर्यावरण लेखा परीक्षा नामित एजेंसी वर्तमान में राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद इस केंद्रीय प्राधिकरण के रूप में कार्य कर रही है, जो परीक्षकों के प्रमाणन, पंजीकरण और प्रदर्शन की निगरानी के लिए जिम्मेदार है। रजिस्टर्ड एनवायरमेंट ऑडिटर्स ये तृतीय पक्ष पेशेवर या फर्में हैं जो उत्सर्जन, अपशिष्ट और प्रदूषण नियंत्रण प्रणालियों की तकनीकी जांच करती हैं। स्वतंत्रता सुनिश्चित करना, नियमों में ऑडिटरों के रैंडम असाइनमेंट का प्रावधान है ताकि उद्योग और परीक्षक के बीच किसी भी संभावित सांठगांठ को रोका जा सके। और वास्तविक समय उत्सर्जन निगरानी, 17 श्रेणियों के अत्यधिक प्रदूषणकारी उद्योगों और लाल श्रेणी के उद्योगों के लिए ऑनलाइन निरंतर उत्सर्जन निगरानी प्रणाली स्थापित करना अब अनिवार्य है। ये जो ओसिम्स है, ये ऑनलाइन कॉन्टिन्यूअस एमिशन मॉनिटरिंग सिस्टम स्थापित करना अब किसी भी प्रोजेक्ट के लिए अनिवार्य कर दिया गया है। और डेटा प्रबंधन, ये प्रणाली 24 घंटे 7 दिन आधार पर उत्सर्जन डेटा को केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के केंद्रीय सर्वर पर भेजती है। अप्रैल 2026 तक भारत के प्रमुख औद्योगिक क्लस्टरों में डिजिटल मॉनिटरिंग, रिपोर्टिंग और वेरिफिकेशन को पूरी तरह एकीकृत किया जा चुका है। अब लेखा परीक्षा के ट्रिगर और दायरा क्या है? ऑडिट केवल वार्षिक अभ्यास नहीं है, बल्कि विशिष्ट परिस्थितियों में शुरू किया जा सकता है। पहला है पर्यावरणीय मंजूरी की शर्तों का सत्यापन करने के लिए, एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी के लक्ष्यों की जांच करने के लिए, ग्रीन क्रेडिट रूल्स 2023 के तहत गतिविधियों का सत्यापन करने के लिए, और कोस्टल रेगुलेशन जोन तटवर्ती नियामक क्षेत्र के नियमों के पालन के लिए लेखा परीक्षा कभी भी शुरू की जा सकती है। ये जानकारी थी लेखा परीक्षा के बारे में। तो ये टॉपिक थे जिन्हें हम लोगों ने पर्यावरण पारिस्थितिकी के संदर्भ में हाल ही में जो खबरों में रहे थे उनको समझा। और आज के एपिसोड में अब इतना ही। अब हम लोग अगले एपिसोड में मिलेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।